नमस्कार, ट्रिलियन ट्रैकर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। कभी बीमारू राज्य के रूप में अपनी पहचान रखने वाला, कभी गुंडों और माफियाओं के नाम से अपनी पहचान रखने वाला उत्तर प्रदेश अब अपनी पहचान बदल चुका है। उत्तर प्रदेश अब विकास के रथ पर सवार है और इसीलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संकल्प लिया है यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। लेकिन ये तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश के तमाम जो अधिकारी हैं वो अपना सहयोग इसमें दें। तो ट्रिलियन ट्रैकर के इस सफर में हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिले बांदा में। यहाँ के वो लोग जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, तमाम वो अधिकारी, उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि विकास की स्थिति क्या है बांदा में और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जिसकी लगातार बात होती है उसमें बांदा अपना कितना योगदान दे रहा है। तो अब इस क्रम में सबसे पहले मैं मंच पे बुलाऊंगी बांदा के कमिश्नर श्री अजीत कुमार जी को। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सर, शो से पहले मैं यहाँ के तमाम लोगों से मिली और मुझे ये पता लगा कि लोगों के बीच आप एक काम को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध हैं और वो है जन सुनवाई को लेकर। जन सुनवाई करते हैं आप और सबसे बड़ी बात है कि जो तुरंत उसका निपटारा है, जो फैसले हैं वो दे देते हैं और इस चीज़ को लेकर लोग भी काफ़ी खुश हैं। बड़ी संख्या में लोग हर रोज़ आपके पास पहुंचते हैं। देखिए, अगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी की और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो स्कीम्स हैं, उनका शिकायतों का अगर निस्तारण नहीं होगा तो उनका ठीक से आम आदमी तक, पात्र आदमी तक उसका लाभ नहीं पहुंचेगा। तो हम ऐसे, मतलब कि जैसे आपने कहा कि ऐसे बहुत सारे मेरे पास आते हैं और हम निर्वाण उसको, मतलब कि मैं उसके अंत तक उसको, मतलब कि समस्या का निवारण करता हूं। ये नहीं कि एप्लीकेशन ले लिया और छोड़ दिया, उसका निस्तारण आख्या भी मंगाते हैं और फिर वो आदमी आते हैं तो बड़े अच्छा लगता है कि उनका काम हुआ। कोई कह रहा है मेरे 10 साल से ज़मीन का बंटवारा पेंडिंग था, कोई कहता है कि मेरा घर पे कब्जा था वो छूट गया है, कोई कह रहा है कि मेरे यहाँ बहुत समय से बिजली की समस्या थी वो निवारण हो गया, पानी की। तो जो सरकार की योजनाएं आम आदमी तक तभी पहुँचेंगी तब हम उनकी शिकायतों का तत्काल निस्तारण करें, तभी उन तक सही लाभ पहुँच सकता है। तो उसी उद्देश्य से, उसी इरादे के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और एक्चुअली समस्याओं को मैं इस तरह भी ज़्यादा गंभीरता से, मैंने खुद भी इन चीज़ों को देखा कि जब सुनवाई नहीं होती आम आदमी की तो उससे परेशान रहता है। ये पीड़ा का मुझे व्यक्तिगत भी अनुभव हुआ, तो मुझे आम आदमी की प्रति मेरे अंदर और अधिक संवेदनशीलता है, तो उससे मुझे बहुत खुशी होती है और सर्विस में लगता है कि आने का लक्ष्य पूरा हो गया। सर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा, ये 4 जिले आते हैं अगर चित्रकूट बांदा मंडल की बात करें। बुंदेलखंड की चर्चित जगह है, बावजूद इसके पहले जो विकास था वो यहाँ पर नहीं देखा जाता था, लेकिन अब इसकी स्थिति क्या है सर? देखिए, अब आपने खुद भी फील किया होगा, महसूस किया होगा, देखा होगा, विकास में बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में पूरे में आया है, लेकिन बुंदेलखंड में बहुत भी बड़ा परिवर्तन आया है। और इसके पीछे देखिए सबसे बड़ा कारण जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी एक तो जनता के प्रति, आम आदमी के प्रति उनकी संवेदनशीलता, वो हर घटना का संज्ञान लेते हैं, उनको हर पूरे प्रदेश की एक एक खबर, छोटी से बड़ी घटना की जानकारी, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक उनमें सबसे बड़ी चीज़ क्या कि अवेयरनेस, जिसकी मैं यूथ को बहुत बात करता हूँ कि भाई अवेयरनेस होगा तो आप, लाओ त्से ने भी कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा, जिसे होश कहते हैं, सजग, वो जनता की समस्याओं के प्रति, आम आदमियों के प्रति बड़े सजग रहते हैं और उससे सभी अधिकारियों को अलर्ट रखते हैं और तत्काल समस्याओं का निस्तारण करवाते हैं। ये तो इसी उद्देश्य से ये जो जितनी भी स्कीम्स हैं, विकास है, ये हो रहा है। दूसरी बात, कानून व्यवस्था, क्योंकि जहाँ सुरक्षा होगी वहीं विकास होगा और असुरक्षित माहौल में कभी उद्योग नहीं पनप सकते, महिलाओं की शिक्षा नहीं हो सकती, बच्चों की शिक्षा अच्छी नहीं हो सकती। तो वो उनका सुरक्षा, कानून व्यवस्था और महिलाओं की विशेष सुरक्षा पर उनका बहुत ध्यान है और जितने भी स्कीम प्रोग्राम्स हैं उनका लाभ वो चाहते हैं कि पात्र आदमी तक पहुँचे। तो हम सब लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि जितनी भी चाहे
युवा उद्यम योजना हो, सुमंगल कन्या सुमंगला योजना हो, इन सब योजनाओं का आम आदमी तक लाभ पहुंचे, नंदिनी योजना हो, तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सर, आपका जो मंडल है मोरंग मिट्टी, ग्रेनाइट जैसे प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है, बावजूद इसके किसी भी तरह का जो औद्योगिक विकास है वो उस तरीके से देखने को नहीं मिलता। अब इसकी स्थिति क्या है सर? इसको लेकर क्या कुछ काम हो रहा है? इसमें काफ़ी काम हो रहा है और इसमें हमारा रेवेन्यू भी बढ़ा है। और दूसरी बात, अब हम सरकार उद्योगों के विकास के लिए क्षेत्र में काम करी, जैसे औद्योगिक कॉरिडोर चित्रकूट में बन रहा है, औद्योगिक कॉरिडोर बांदा में, इसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण भी हो गया है और अब बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और आम आदमी को काम मिलेगा। और इसके अतिरिक्त जो हमारी 41 ITIs हैं, उसके माध्यम से हम स्किल डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं, ताकि बच्चे जो स्किल डेवलपमेंट होगा, कुशल होंगे, तब उनको एक अच्छा कारीगर बन पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। और अभी हम 20 तारीख को एक मेला लगा रहे हैं, रोजगार मेला, जिसमें 60 से अधिक कंपनियां आ रही हैं और 5000 अभी 1800 यूथ हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं इसके लिए और लगभग 5000 की संभावना है। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं हर क्षेत्र में, ताकि आम आदमी को लाभ हो और उसका लाभ से उनका डेवलपमेंट हो। सर, बारिश इस क्षेत्र में बहुत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी ठीक ठाक होती है। ऐसे में सर, जल संरक्षण को लेकर बांदा में क्या, इस पूरे मंडल की अगर बात करें तो क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जल संरक्षण को लेके जन जागरूकता अभियान हमने पिछली बार ही बड़े प्रोग्राम किए। हमारे जो श्री उमाशंकर पांडे जी हैं, जो पद्मश्री हैं, तो उनका भी हम काफ़ी सहयोग ले रहे हैं, उनका मिल रहा है। तो हमने एक बड़ी जागरूकता अभियान चलाया गया, जल के प्रति लोगों को अवेयर किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, चीज़ों के प्रति जानकारी। क्योंकि हम पानी क्या करते हैं, हमने पोंछा लगाया आधी बाल्टी से, पानी को फेंक देते हैं, उस पानी को हम पेट में डाल सकते हैं। एक कार की धुलाई पर हम दुनिया भर का पानी बर्बाद करते हैं, उसको हम उस ठीक से करके उसको व्यवस्थित रूप से किया जाए, तो जो हम अंडरग्राउंड वाटर है उसके दिशा में काम करें, तो क्या होगा कि हमारा अंडरग्राउंड लेवल बढ़ेगा और रोड पर पानी बहेगा तो वो पानी नुकसान हो, उसको व्यर्थ में चला जाता है। कई बार क्या होता है, नल चल रहा है सरकारी बिल्डिंगों में, लेकिन मैंने ये खुद बात देखा जाते समय, बहुत बार मैंने कहा भाई इसको ठीक करवाओ, तो हम चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं। उसके प्रति हर एक नागरिक, अध्यापक हो, बच्चे हों, सब अवेयर हों। सरकार सफाई अभियान बहुत चला रही है, बहुत काम भी हो रहा है, लेकिन क्या हम चलते चलते पानी की बोतल फेंक देंगे रास्ते में? तो ये हमको हर एक नागरिक को जिम्मेदार होना पड़ेगा। जिम्मेदारी लेंगे तो मतलब कि विकास होगा, उद्योगों का भी विकास होगा। और आज की जो स्थितियां हैं वो औद्योगिक विकास के लिए बड़ी अनुकूल हैं। देखिए, अब जल जीवन मिशन के द्वारा हमने हर गांव में पानी पहुंचा दिया है, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो गई है, बिजली की समस्या नहीं है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बना है, उससे यातायात के साधन और सुगम हो गए हैं। और कानून व्यवस्था, तो उद्योगों के लिए यही चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा है। तो अब हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि यहाँ बड़े उद्योग आ सकते हैं और उसके लिए हमारा जो आधारभूत ढांचा है वो काफ़ी मजबूत हो चुका है, तो उसका हम प्रयोग इस दिशा में कर सकते हैं। सर, बुंदेलखंड की बात करें तो किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि जो अधिकतर किसान है अभी भी परंपरागत खेती ही करते हैं, जो बड़ा चुनौतियों भरा होता है, मुश्किल होता है। तो ऐसे में किसानों को वैकल्पिक कृषि के लिए क्या जो कोशिश है वो की जा रही है यहाँ पर? देखिए, अभी पिछले कुछ वर्षों में गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है यहाँ पर। पहले चावल यहाँ बिल्कुल नहीं होता था, अब 25-26 में 2,41,000 मैट्रिक टन चावल का उत्पादन हुआ है और 18,39,182 मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है और करीब करीब 74,000 मैट्रिक टन मूंगफली का उत्पादन हुआ है। तो उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। और पहले हम मंगवाते थे, अब हम दूसरों को देते हैं। अब बुंदेलखंड दूसरों को चावल गेहूं निर्यात करता है, पहले आयात करता था, हम दूसरे दे लेते थे। तो इतना बड़ा परिवर्तन आया है। दूसरी बात, हम परंपरागत के साथ साथ
परंपरागत कृषि को ही एक वैज्ञानिक रूप देना भी आवश्यक है। जैसे परंपरागत करते हैं लेकिन उत्पादन क्षमता कम है, तो उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके लिए हम नेचुरल फार्मिंग पर काम कर रहे हैं, जो नेचुरल कृषि है, और इसके साथ साथ नई जो फसलें हैं उनको भी तिलहन उलहन का और अधिक उत्पादन बढ़ाना, और हमेशा जो फसल होती है उसको उस फसल की भूमि के अनुसार वहाँ पर फसल का उत्पादन किया जाना चाहिए। जैसे मिट्टी है, दोमट मृदा, तो वो दोमट है तो वो गेहूं के लिए, काली मिट्टी कपास के लिए। तो ऐसे जो मिट्टी यहाँ की है, अब हमारे यहाँ रिसर्च है, वो बन गए हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हम उसमें रिसर्च कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी किस तरह की है, किस मिट्टी के अनुकूल है, किस फसल के अनुकूल है, तो उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो उसके अनुकूल अगर हम काम करेंगे तो उत्पादन क्षमता जाहिर सी बात है और अधिक बढ़ेगी, और उसके अनुकूल नई नई फसलें हैं उनको भी हम ला सकते हैं। तो ये सब काम किया जा रहा है, और इसके लिए हम किसान मेला भी लगाया गया है, किसानों के बीच अवेयरनेस का प्रोग्राम भी किए हैं, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे यहाँ बांदा में एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, इसमें भी अच्छे प्रयोग हो रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। तो कुछ प्रगतिशील किसान हैं जो अच्छा सा वो कर रहे हैं, जैसे उसमें फल उत्पादन और जैविक जैविक खेती कर रहे हैं, तो इससे उत्पादन भी बढ़ रहा है। और आजकल जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में गौशाला हैं, तो इस गौओं के गोबर और मूत्र का प्रयोग करके जैविक खाद, जो कि बहुत उपयोगी है और उत्पादन क्षमता में भी इसका अच्छा प्रयोग हो सकता है। खाद की कोई कमी नहीं है। अब हम नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का भी प्रयोग करें, जो सस्ता भी है और आसानी से एक बोतल में पूरे खेत की छिड़काव हो सकता है। तो उसके अभी थोड़ा किसान उससे थोड़ा कम अवेयर हैं, तो ये भी आधुनिकता के साथ साथ, परंपरागत के साथ साथ, नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ हम आधुनिक तरीकों को भी अपना रहे हैं, क्योंकि दोनों से ही हम और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें जो पुरानी, ये नहीं कि हर चीज़ जो पुरानी होती है वो खराब होती है, ऐसा नहीं है। जो कुछ चीज़ें हैं वो पुरानी भी अच्छी हैं, तो उनको अपनाया जाना कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है। जैसे योग है, हम हमारे पुरानी परंपरा, लेकिन हम इसका प्रयोग करें, बहुत उपयोगी है। सर, चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक की गोद में ही निर्माण और प्रलय दोनों होता है, लेकिन जब हम शिक्षा की बात करते हैं और इस पूरे मंडल की बात करें तो पलायन ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। क्या शिक्षा को लेकर अब यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो बनाई जा रही हैं? देखिए, शिक्षा को लेकर तमाम व्यवस्था है, कुछ काम अभी हुए हैं और कुछ हो रहे हैं। जैसे एक अटल आवासीय स्कूल बांदा में ही है, जो कि मजदूरों के, गरीबों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, और उसमें आधुनिक सुविधाएं और वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। उसको देखेंगे तो मतलब वो लगेंगे नहीं कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या इतने गरीब घरों के बच्चे होंगे इसमें। तो एक अच्छा, कम से कम करीब 1000 बच्चे उसमें हैं, तो उसको कर रहे हैं। दूसरी बात, जो कस्तूरबा विद्यालय थे उनको 12th तक कर रहे हैं। एक माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर मुख्यमंत्री जो कंपोजिट विद्यालय हैं उनको जिलों में और तहसील लेवल तक अभी उसका निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एक दिव्यांग विश्वविद्यालय है, जिस अभी बना है पिछले 2-3 साल के अंदर ही, जिसमें दिव्यांग छात्रों के साथ साथ सामान्य छात्र भी, यानी कि एक समेकित एजुकेशन का एक बहुत अच्छा प्रयास है। तो वो चित्रकूट में अभी प्रारंभ हो, मतलब उसमें बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो रही है। तो वो इसके अतिरिक्त दिव्यांग बच्चों के लिए बचपन डे केयर सेंटर चित्रकूट में है, और एक 12th तक का विद्यालय अभी उसमें इस साल वो निर्माण उसका प्रारंभ होगा। तो और IITI और अन्य जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो कर रहे हैं। बच्चों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण और इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में कई जैसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके लिए सिलाई और वगैरह। तो इसलिए एजुकेशन के लिए भी काफ़ी काम हो रहा है, और आने वाले समय में और भी इसमें एजुकेशन में हम काम करेंगे। तो पहले की अपेक्षा एजुकेशन में बहुत सुधार हुआ है, और शिक्षा, अब इतने स्कूलों का भी आधुनिकीकरण किया गया है। अब स्कूल्स में प्रोजेक्टर्स हैं, बिल्डिंगों का सुदृढ़ीकरण हुआ है, बच्चों को समय से यूनिफॉर्म और उनके जूते वगैरह ये सब उपलब्ध हो रहे हैं। तो क्या है कि इससे जो शिक्षण प्रक्रिया है
वो अच्छी हो रही है, प्रभावी हो रही है। इस मंडल की अगर बात करें तो ज़्यादातर जो इलाके हैं वो ग्रामीण ही हैं। ऐसे में जो महिला वर्कफोर्स है उसको बाहर निकालना सबसे बड़ा चैलेंज भी कहा जा सकता है। इसे किस तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है? देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 1138 महिलाओं को हम लखपति दीदी पूरे मंडल में बना चुके हैं। मैं चाहूंगी इन तमाम उपलब्धियों को लेकर आप सभी की तरफ से तालियों की आवाज़ ज़रूर सुनाई दे, क्योंकि आपके ही ज़िले की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात महिलाओं की एजुकेशन, तीसरी बात महिलाओं की प्रशिक्षण पर हम काम कर रहे हैं। चौथी बात, जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, गांव में रहती हैं, उनके लिए हमने कुछ चित्रकूट में प्रारंभ किया कि वो जैविक खाद में, क्योंकि गवों का गोबर वहीं है, मूत्र वहीं है, तो उसे जैविक खाद प्रारंभ करें बनाना। तो इससे क्या होगा कि उनकी करीब करीब हमने उसका पूरा इवेल्युएशन किया तो करीब करीब 8,000 रुपये वो घर बैठे महीने के कमा सकती हैं। तो इन चीज़ों पर फोकस किया जा सकता है। तो ये सब हम उसमें काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए कई योजनाएं हैं, जैसे कन्या सुमंगला योजना, तो ताकि इनको महिलाओं को लाभ मिल सके, जननी सुरक्षा योजना। तो इन सब के माध्यम से ये सब प्रयास किए जा रहे हैं कि महिलाओं को अधिक से अधिक, क्योंकि सबसे ज़रूरी है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करें, और जो हर के लिए होना चाहिए, हर महिला के अकॉर्डिंग। जो नहीं पढ़ी लिखी उसको ऐसे काम, जैसे मैंने बताया जैविक वाले, और जो थोड़ा पढ़ी लिखी हैं उनको कंप्यूटर का प्रशिक्षण, कढ़ाई का प्रशिक्षण और इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाएं, ताकि वो काम मांगने वाली नहीं, काम देने वाली बन सके। इस तरह का प्रयास हमारे जारी हैं, होना चाहिए। सर, आपने स्किल डेवलपमेंट की बात करी। भारत जो है सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है, तो युवा जो है वो बड़ी ताकत भी है देश की। इन युवाओं को लेकर, इनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की, लेकिन इसमें पारदर्शिता कैसे बनाई जाए, लोगों तक सही जो जानकारी है वो कैसे पहुंचे, इन तमाम चीज़ों को कैसे इसकी देखरेख होती है? देखिए, एक तो जानकारी की जहाँ तक बात है, आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु, हमारे प्रिंट मीडिया, इनका बहुत बड़ा रोल है इस तक की जानकारी तो पहुँचाना। दूसरी बात, हम अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी करते हैं, जैसे ग्राम चौपाल लगाते हैं, वहाँ भी हम बताते हैं इन चीज़ों को, स्कीम्स को, कि स्किल डेवलपमेंट के काम ITIs हैं, इनमें जाएं और अपना मतलब सीखें, उसको सक्षम बने। तो ये सब हम प्रयास हमारे जारी हैं कि अवेयरनेस के माध्यम। और जहाँ तक आपने कहा कि उनका नुकसान होता है, वो देखिए, आप सब स्कीमें ऑनलाइन हैं, अब वो सब नहीं रहा। अब पिछले 5-7 साल के अंदर सब स्कीम ऑनलाइन हो गई हैं। जो भी आप आवेदन करेंगे आपको दिखेगा किसको मिला, क्या काम मिला। जैसे युवाओं के लिए एक युवा उद्यम योजना है, जिसमें इस साल 7,000 युवाओं को सरकार 5 लाख तक का लोन और इसमें 10% की छूट देती है। तो ये क्योंकि 5 लाख में, ताकि वो अपना आसान किस्तों में जमा कर सकते हैं, 4.5 लाख रुपए आसान किस्तों में जमा करेंगे, 5 मिलेगा। तो इससे क्या है कि वो अपना छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे कुछ लोगों को रोजगार देने वाले वो बन सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं काफ़ी हैं, ऐसा नहीं है, और उस दिशा में काफ़ी काम भी हुआ है। सर, अगर अगले 5 साल की बात करूं तो इस मंडल में रोजगार सृजन को लेकर क्या कुछ जो लक्ष्य है वो रखा गया है? देखिए, रोजगार तो मुझे लगता है बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगा, क्योंकि जब हमारा औद्योगिक कॉरिडोर चित्रकूट और बांदा बन जाएंगे, और उसके बाद हमारे यहाँ एक टूरिज़्म जो है, इसको भी हम बहुत, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इसको भी उनका बहुत ध्यान है कि टूरिज़्म को बढ़ाया जाए। और उसके पास हमारे पास अपार संभावनाएं। कैसे? एक तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना, इससे बड़ा लाभ हुआ। कैसे? अभी देखिए, जैसे लास्ट ईयर कुंभ का मेला हुआ था, तो कुंभ में बुंदेलखंड एक्सप्रेस होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग चित्रकूट में आए। तो जब इस तरह का होगा तो इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। जब टूरिज़्म बढ़ेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम इको विलेज चाह रहे हैं कि बने, हर हमारे ज़िलों में इको विलेज बने, ताकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, क्योंकि आज के लोग प्राकृतिक माहौल में रहना चाहते हैं, तो एक प्राकृतिक उनको इन्वायरमेंट मिले, और यहाँ से उनको, हमारे यूथ को और हमारे लोगों को उससे आर्थिक फ़ायदा होगा, और आने वाले लोग यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण के अंदर अपने अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। सर, बेहतर सड़क, बेहतर बिजली व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, ये तमाम चीज़ें जो हैं, क्या आपको लगता है $1 ट्रिलियन इकॉनमी की जो बात है उसके लिए बेहद ज़रूरी है? बिल्कुल। देखिए,
मैंने बताया उद्योगों के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे पहले मैं बताया मैंने सड़क, पानी, बिजली और कानून व्यवस्था और वहाँ पर कुशल कारीगर। तो ये सब चीज़ हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी के योगदान से कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। उसमें कोई आज महिला रात को 12 बजे भी निकल सकती है बिना किसी डर के। और इसके अतिरिक्त रोड हैं, तो कोई भी व्यापारी चाहेगा कि उसका सामान आसानी से रोड के माध्यम से मार्केट तक पहुंचे, वो हमारे पास उपलब्ध है। बिजली लगातार आए ताकि उद्योगों में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, तो वो हमारे पास उपलब्ध है। हमको बस एक काम करना है कि हमको स्किल डेवलपमेंट पर और ज़्यादा फोकस करना है, ताकि लोग जितना यूथ स्किल जितना कुशल होगा, प्रशिक्षित होगा, उसको उतना ही आसानी से रोजगार और उसको अच्छा पैसा मिलेगा उससे। ठीक है सर, आपके मंडल में 4 जिले हैं, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर और बांदा। चारों को मिलकर अगर देखा जाए तो जीडीपी जो है वो 22,000 से 23,000 करोड़ है, जिसमें बांदा सबसे ज़्यादा करीब 15,000 करोड़ रुपए की जो एसजीडीपी है, वही चित्रकूट सबसे कम करीब 6,500 करोड़ की एसजीडीपी है। अब इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है और इसको लेकर क्या काम हो रहा है? देखिए, इसके लिए कि हम टूरिज्म पर काम कर रहे हैं। जैसे राम घाट पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, मेले भी लगते हैं, अमावस्या को भी लगते हैं। वहाँ पर साफ सफाई, घाटों का निर्माण, पार्किंग का निर्माण, ये सब काम हो रहा है। नदियों की सफाई, तो इस तरह से मतलब कि हो रहा है। इसके अतिरिक्त मैंने बताया तुलसी जो पीठ है उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, ताकि उसको भव्य बनाया जा रहा है, ताकि लोग वहाँ पर आएँ, दर्शनार्थी और बड़ी संख्या में आएँ, तो ये किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बताया कि जो डिफेंस कॉरिडोर, जो औद्योगिक कॉरिडोर है, वहाँ उसका निर्माण हो रहा है। मड़फा एक जगह है, वहाँ पर हम काम करें, जो बांदा और चित्रकूट के उस पर है, तो वहाँ पर ऊपर मंदिर है, उसके लिए लाइट वाइट और सड़क और पीने के पानी की व्यवस्था, ताकि लोग, तो जितने भी हमारे दर्शनीय स्थान है चित्रकूट में, उनका हम डेवलपमेंट और विकास कर रहे हैं। और इसके सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरा बजट मिल रहा है, तो इसका ताकि लोगों को अधिक अट्रैक्टिव बनाएं और अधिक से अधिक लोग यहाँ पर टूरिज्म के लिए प्रभावित हों और आएँ, क्योंकि एक धार्मिक नगरी है ये जो है चित्रकूट। तो यह प्रयागराज और बनारस, अयोध्या, इस तरह से यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आए, हम ही चाहते हैं, इसी दिशा में काम हो रहा है। सर, ओडीओपी की अगर बात करें तो चित्रकूट का वुड क्राफ्ट और हमीरपुर की हैंडमेड जूतियां और मेटल क्राफ्ट, साथ ही महोबा का गौरा पत्थर और बांदा का सजर पत्थर जो है वो शामिल है। ओडीओपी एक प्लेटफॉर्म जरूर उपलब्ध करा रहा है लोगों को, लेकिन फिर भी कारीगरों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो फायदा है वो मिले, इसको लेकर क्या किया जा रहा है आपके मंडल में? इसको लेके कि इसका अधिक से अधिक डिसेंट्रलाइजेशन होना, हम प्रयास करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन हो, इससे और कारीगर भी जुड़ें। जैसे सजर पत्थर है, ये बहुत उपयोगी है और इसकी काफ़ी डिमांड भी है। तो इसका एक अभी हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, और जो इसके विशेषज्ञ हैं उनसे भी चर्चा करके, ताकि इसको एक अच्छे उद्योग का रूप दिया जा सके और जो निचले स्तर के जो कारीगर हैं वो भी इससे जुड़ सकें। इसी तरह से जूती है, इनका अधिक से अधिक जो लकड़ी के खिलौने वगैरह हैं, इनको महिलाओं को जोड़ने के लिए हमने चित्रकूट में प्रयास किया है, और कुछ जगह हमने महिलाओं को काम भी दिया है, इसमें दुकानें भी बनाई हैं, ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें और इसका अच्छे से उसमें इससे जुड़ सकें। तो ये सब काम प्रयास किया जा रहा है कि जो यहाँ की नेचुरल चीज़ें हैं उनको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त जैसे यहाँ पर गेहूँ, यहाँ पर जैसे यहाँ खजूर का गुड़ बनता है, और यहाँ का महोबा का जो पान है ये भी काफ़ी मतलब कि लोकप्रिय है। कठिया गेहूँ है, इसका दलिया बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो जो यहाँ की लोकल चीज़ें हैं, हम सोच रहे हैं कि इनका अधिक से अधिक मतलब कि बढ़े और लोगों को उत्पादन भी बढ़े और इनको नेशनल इंटरनेशनल मार्केट तक इनकी पहुंच हो। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि बच्चों को मिलने वाली जो स्वास्थ्य सुविधाएं उस पर आपका विशेष ध्यान रहता है। एक दौर था जब शिशु मृत्यु दर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी, हालांकि अब उसमें कमी भी आई है। क्या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर और क्या कुछ काम हुआ है, और क्या आपको लगता है ये बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी का जो हिस्सा है वो भी इसे कहा जा सकता है? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए कई प्रयास हुए हैं, और सरकार द्वारा कई इसमें पूरा बजट भी दिया गया है। जैसे हम मेडिकल कॉलेज, उसका पूरा आधुनिकीकरण, जिसमें पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर हों,
अच्छी मशीनें हों, स्पेशलिस्ट हों, ये सब प्रयास किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो आम आदमी तक हेल्थ सुविधाएं पहुँचें, वो तो मेरा ही खुद का ही एक व्यक्तिगत प्रयास ये है कि जो ई संजीवनी यानी कि जो ऑनलाइन मतलब कि सर्विसेज को हम ज़्यादा बढ़ावा दें, प्रमोट करें, तो इससे अभी बांदा में करीब करीब 7-8% हो गया है, प्रारंभिक स्टेज में ही है। तो इससे क्या होगा, एक तो हॉस्पिटल्स पर प्रेशर कम रहेगा। क्यों? 70-65% सामान्य बीमारियां होती हैं जिसकी ऑनलाइन डॉक्टर की एडवाइस से वो दवा लेके ठीक हो सकती है। ज़्यादातर कैसे आते हैं? खांसी, जुकाम, सिर दर्द, बुखार, तो ये सामान्य दवाई बीमारियां हैं, वो उसके लिए ज़्यादा आते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट घर पे हो सकता है। तो एक तो आदमी का आने का किराया और सब बचेगा, भीड़ से बचेगा, और डॉक्टर पर प्रेशर कम रहेगा। एक तो प्रयास ये है। दूसरी बात, जो BHND कैंप होते हैं, मैं चाहता हूं कि ये अधिक सक्सेसफुल हों। इससे सभी अधिकारियों को मैं कहता हूं कि इसको विजिट भी करें। मैं खुद भी गया हूं। तो BHND कैंप में क्या होता है कि बच्चों का टीकाकरण, पहले क्या होता था, जो हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन सब बच्चों को नहीं लगवा पाता था, लेकिन हम पिछले 15 महीने में हमने कंपलसरी हो गया, लगभग सभी बच्चों को, जो 24 घंटे में लगना अनिवार्य है, वो सभी बच्चों को लग रहा है। तो इससे क्या होगा कि शिशु मृत्यु दर में भी सुधार आएगा। फिर जननी सुरक्षा योजना, मैंने कहा सभी जाके उसका रजिस्टर चेक करें। गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि 48 घंटे महिला प्रसव होने के बाद 48 घंटे तक वो हॉस्पिटल में रहे, लेकिन क्या होता है कि 12 घंटे में डिस्चार्ज कर दिया गया, 24 में कर दिया गया। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उसकी देखभाल घर पे ठीक से नहीं हो पाती, और माता की मृत्यु भी और बच्चे की भी, दोनों किसी की भी हो सकती है। तो इसलिए इसमें एक अच्छा प्रयास है कि 48 घंटे वो रहे। तो उसके लिए हमने कंपलसरी किया है। हमने खुद जाके में रजिस्टर वहाँ पर देखते हैं, और हम सभी अधिकारियों को कहा है इसको बहुत ज़रूरी देखें। दूसरा, जितनी भी हमारे यहाँ जैसे एक्सरे मशीन, ब्लड का टेस्ट, ये सभी पर्याप्त मात्रा में लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। दवाओं की हमारे पास कोई कमी नहीं है, पूरी दवाएं उपलब्ध हैं। तो हॉस्पिटल्स में सभी प्रकार की सुविधाएं, जनरेटर, साफ सफाई, वो सभी में बड़ा चेंज आया है। और डॉक्टरों की उपलब्धता, मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, तो ये सब में बहुत बढ़िया चेंज आया है। लेकिन अभी थोड़ा काम करने का, रिमोट एरिया है, समस्याएं ज़्यादा हैं, तो इसलिए अभी काम करने की और आवश्यकता है। लेकिन हमारा इस पर विशेष ध्यान है कि हेल्थ और एजुकेशन, ये हम दो चीज़ें सुधारें तो काफ़ी समस्याएं हमारी खत्म हो सकती हैं। अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से सर के लिए। कहते हैं कि किसी भी जिले की जो बागडोर है, जो जिला अधिकारी हैं, उनके हाथ में होती है, और उन्हें जिले का कप्तान भी कहा जाता है। तो बांदा जिले की बागडोर जिनके हाथ में है, अब अगले हमारे मंच पर जो मेहमान हैं, मैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहूंगी और उन्हीं से समझेंगे कि इस बागडोर को कैसे संभाल रहे हैं, कैसे बांदा का जो विकास है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं एक बार चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ यहाँ के जिला अधिकारी अमित आसरी जी का स्वागत किया जाए। सर, बांदा में एक कहावत है कि पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। बांदा आए आपको अभी महज कुछ समय ही हुआ है, लेकिन यहाँ के पानी के विकास में अगर बात करें तो कितनी आग अभी तक आपको दिखाई दी है? मुझे अभी कुल मिला के 2 महीने नहीं हुए हैं ज्वाइन किए हुए, लेकिन एक बात तो है कि इस धरती में कुछ तो है जो यहाँ के लोगों में मैंने देखा। एक लोगों में सच्चाई और दूसरा विषम परिस्थितियों में भी मेहनत करने की एक लगन, वो मैंने यहाँ पर देखा। तो ये इस धरती पे कुछ है इस तरीके का। आपके ही जिले की बात हो रही है। तो इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि क्योंकि इससे बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं अगर हम लोगों को साथ लेकर चलें, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, हर जिले में होती हैं, लेकिन यहाँ पर लोग थोड़े कर्मठ हैं। अगर अच्छी दिशा दिखाई जाए, सरकारी स्कीम हर तरीके से लोगों को केटर करने की कोशिश करती है, लोगों की किसी भी परिस्थिति में हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर लोगों का साथ उसमें मिल जाए और हमारी टीम अच्छे से काम करे तो हमारा क्रियान्वयन बहुत अच्छे से हो सकता है। तो प्रथम दृष्टया तो मेरे को ये इम्प्रेशन मिला था, और जिसमें मैंने 1 महीना काम किया तो मुझे रिजल्ट्स भी मिले। तो वाकई में जो आप कह रहे हैं वो सत्य है। और यहाँ पर जितने भी हमारे सेनानी हुए हैं उनकी लिस्ट इतनी लंबी है। यहाँ की जो हिस्ट्री है
वो लोगों की स्मृति में हमेशा रहती है और लोग उसी के अनुरूप अपने कार्य पद्धति रखते हैं। अमित जी, आप बांदा आते ही एक्शन मोड में आ गए और अवैध खनन पे लगातार जो छापेमारी है वो भी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। बांदा के खजाने के लिए कितना बड़ा खतरा कह सकते हैं अवैध खनन को? देखिए, अवैध खनन जो है वो ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है पब्लिक को भी और जो अवैध खनन कर रहे हैं उन लोगों को भी, कि ये हमारे जनपद की धरोहर है। हम लोगों को इस धरोहर को खनन जो है वैध रूप से करके हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर रेवेन्यू जनरेट करना ज़रूर है, जिससे कि हमारी सारी स्कीम्स चलती हैं, जिससे कि लोगों की सैलरीज आती हैं, बहुत सारे जन कल्याणी कार्यक्रम होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एवज में हम लोग अवैध खनन को बढ़ावा दें या उसको बर्दाश्त करें। तो जितनी कार्रवाइयाँ हमारे यहाँ पर हुई हैं पिछले कई सालों में उतनी कार्रवाइयाँ नहीं हुई, ये बड़ी अच्छी बात है। बट इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी गया है, कुछ कमी भी आई है और आने वाले समय में हम लोग इसको निरंतर मेंटेन करेंगे। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि अवैध खनन से हर साल कितना घाटा होता है बांदा को, जिसका अभी हम लोग जिक्र भी कर रहे थे। और इसी सवाल का दूसरा हिस्सा भी है कि अधिकारियों और विभागों को की संलिप्तता कैसे जो रोकी जा सकती है, उसे लेकर क्या काम हो रहा है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है और तभी इस तरीके के जो मामले हैं वो आगे बढ़ते हैं। देखिए, समय समय पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाइयाँ चलती भी रही हैं, मेरे पूर्वाधिकारियों द्वारा भी उसमें बहुत कार्रवाइयाँ की हैं। जनपद को लॉस तो नहीं हम उसका आकलन कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि जब हमारे अधिकारी देखते हैं तो सारे के सारे जितने भी हमारे पट्टे चल रहे हैं उन लोगों का रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो वो रेवेन्यू जब आप अवैध से वैध में जब आता है तो स्टेट का रेवेन्यू आप जनरेट बढ़ जाता है। जो अवैध में हम लोगों का रेवेन्यू लॉस होना चाहिए था वो स्टेट में हम लोग उस चीज़ को पूर्ति कर पाते हैं। और रही बात कार्रवाइयों की, कार्रवाइयाँ किसी पद या किसी अधिकारी के नाम को देखकर नहीं होता है। और ज़्यादातर हम लोगों ने जो पाया है इतने समय में कार्रवाइयाँ करते हुए, सभी अधिकारी इसमें हमारे साथ हैं और अच्छे से अपनी जो टास्क फोर्स की बैठक होती है उसके तहत एक टीम बनी हुई है, उसमें सब लोगों का आपस में समन्वय बनते हुए ये कार्रवाई की जाती है और सब लोगों की तरफ से बहुत एक्टिविटी दिखाई जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। सर, अभी बांदा में आए हुए आपको महज कुछ वक्त ही हुआ है, जैसे कि आप बता रहे हैं लगभग 2 महीने, लेकिन शुरुआत बड़ी शानदार रही है। सबसे पहले मैं चाहूँगी यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद हैं ज़रा तालियां एक बार बजा दें इस शुरुआत के लिए। और पहल हुई है सर प्राथमिक शिक्षा को लेकर। यहाँ के स्कूलों को आप लगातार दौरा भी कर रहे हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर भी आपका जोर है। क्या बांदा में अब और सरकारी स्कूल भी खुलेंगे? हमारे जनपद में लगभग 1700 के आसपास स्कूल्स हैं और मेरा ये उद्देश्य रहता है कि हमारे देश का जो संविधान है वो सबको गारंटी करता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिले। तो सबसे बड़ा माध्यम जो मुझे लगता है इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का वो हमारे सरकारी स्कूल हैं, क्योंकि बचपन में जो एक किसी भी बच्चे का जो माइंड है उसको बहुत इजीली शेप किया जा सकता है। और अगर हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा दीक्षा उस लेवल की हो तो वो बच्चे जो आज की डेट में जिस भी परिस्थिति में हो आगे चलकर हमारे देश का बहुत बड़ा भविष्य और बहुत नाम कर सकते हैं, जनपद का बहुत नाम कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है उस पर जोर दिया जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे कुछ लक्ष्य निर्धारित हैं कि जैसे अगर आप ये कहें कि शिक्षा विभाग को उनका क्या औचित्य है, क्या उनको अचीव करना है, तो भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा भी इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं जिसको बोलते हैं फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि कितने साल का बच्चा क्या कैपेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। तो हमारा जो भी शिक्षण है वो प्रदान करने के उपरांत अगर हमारे बच्चे उस लेवल ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अचीव कर लेते हैं तो हम ये मानेंगे कि हमारा शिक्षण जो प्रणाली है वो सफलता के तरफ काम कर रही है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ये निपुण भारत एक स्कीम है, तो उसके तहत जो फंक्शनल लिटरेसी न्यूमरेसी हम इसका रेगुलर टेस्ट कराएं ताकि हमारे बच्चों का किस लेवल पे उनका जो डेवलपमेंट है वो हम भांप पाएं। बाकी इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कमियां हैं उसको भी हम लोग हर महीने रिव्यू करते हैं।
तो जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उसके अंदर कुछ 18 बिंदु बने हुए हैं। उन 18 बिंदु का कायाकल्प का एक प्रोग्राम चलता है, तो उसके तहत हम लोगों की कुछ स्कूल्स में बाउंड्री वॉल्स नहीं है, कुछ जगह दिव्यांग टॉयलेट्स नहीं है, बहुत कम जगह बची हैं। तो मेरी ये उम्मीद है कि वो सब तो हम इस साल पूरी करवा लेंगे। उसके बाद हम क्वालिटी ऑफ टीचिंग पे ध्यान देंगे, क्योंकि जो बेसिक शिक्षा विभाग हो या माध्यमिक शिक्षा विभाग हो, इनका मूल उद्देश्य ये है कि शिक्षण अच्छे से हो। बाकी सारी ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें हैं और अन्य चीज़ें हैं, वो सब सेकेंडरी हैं, लेकिन प्राइमरी हमारा गोल होना चाहिए कि हमारे बच्चों का जो पठन पाठन है उसके तहत वो अपनी जो टारगेट्स हैं लर्निंग के वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा उधर ध्यान केंद्रित रहेगा और आने वाले समय में उसी को हम गुणवत्तापूर्वक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। सर, बांदा में भीषण गर्मी पड़ती है, हम सभी जानते हैं, और परंपरागत तौर पर अगर बात की जाए तो पानी की समस्या भी रहती है, और सबसे ज़्यादा जो इससे प्रभावित होते हैं वो है किसान, यानी कृषि का क्षेत्र। तो इसको लेकर, जन संरक्षण को लेकर क्या कुछ काम किया जा रहा है यहाँ पे? ये जैसे ही हम लोगों ने जनपद ज्वाइन किया था, तो तब से लेकर कम से कम 15-20 दिन तक तो भारत का सबसे गर्म जो सिटी है वो बांदा बना हुआ था। तो तमाम जगह से कॉल्स भी आते थे, लोग हालचाल भी पूछते थे। लेकिन मैं कहूँगा कि एक आपदा में अवसर वाली बात थी कि हम लोगों ने इसमें अच्छी रणनीति बनाई, और वापस मैं लोगों की प्रशंसा करूँगा यहाँ के कि उन्होंने इतना साथ दिया कि जितनी प्रयास प्रशासन ने किया उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ के लोगों ने किया, और हम लोगों ने सफलतापूर्वक उस वक्त लोगों को राहत देने की कोशिश की, और हम लोग कई हद तक सफल हुए। हमारे यहाँ पर हम लोगों ने रणनीति ये बनाई थी कि जो हमारे लोग हैं उनको हम मैसेज दें कि हीट वेव से संबंधित जो भी गाइडलाइंस हैं कि अपने घरों से बाहर ना निकलें, उसका भी लोगों ने काफ़ी, आपने अखबार में भी देखा होगा कि लोगों ने काफ़ी अच्छा पालन किया। उसके बाद प्याऊ के हम लोगों ने कई जगह पर सेंटर्स बनाए, तो उसमें भी हमने देखा यहाँ पर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, NGOs हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने प्याऊ लगवाए। मतलब प्रशासन की तरफ से एक अलग व्यवस्था है, लेकिन लोगों के जुड़ाव की वजह से एक अलग व्यवस्था यहाँ पर लोगों ने बनाई। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि हम लोग जितनी भी सरकारी हमारी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर हम लोगों ने कूलिंग पॉइंट्स डेवलप किए, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर निकला हुआ है और उसको कहीं पर भी पंचायत भवन, तहसील या ब्लॉक या स्कूल कुछ भी दिख जाता है और वो प्रकोप सह नहीं पाता है, तो वो अपना वहाँ रेस्ट कर ले। हमने कूलर्स तक की व्यवस्था हर जगह की। तो इस तरीके से ORS की किट्स हमने लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा ORS किट्स हमने हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन जो हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं और हमारे जो बच्चे हैं, उन सबके घरों घरों में जाके हमारी आंगनवाड़ी, आशाज, इन सब ने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हर विभाग ने अपना कंट्रीब्यूशन इसमें अदा किया है, और हम लोगों को बड़ा अच्छा इसमें एक सीखने का भी मौका मिला, और दूसरा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी है। हालांकि हीट वेव अभी भी चल रही है, बट वो जो प्रकोप था 48.2 डिग्रीज वाला, उसको हम पार पा चुके हैं, और आने वाले समय में हम कंट्रोल कर रहे हैं। मैं चाहूँगी एक बार फिर से ज़रा इन तमाम प्रयासों के लिए ज़ोरदार तालियां आप सभी की ओर से। सर, बांदा के जो शहरी क्षेत्र हैं, अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है, और जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी काफ़ी लगता है। अब अतिक्रमण को कैसे टैकल किया जा रहा है यहाँ पर? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, रूरल एरियाज़ में अलग तरीके का अतिक्रमण है, और शहरी क्षेत्र में अलग तरीके का अतिक्रमण है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी प्रथम जो प्राथमिकता है वो रोड सेफ्टी को लेकर उन्होंने बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया है, और उसी के क्रम में हम लोगों ने भी यहाँ देखा है कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रोड पे, उनका भी कुछ हद तक कारण हम ये जो अतिक्रमण है इसको मान सकते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी में दिक्कत आती है। शाम को ऐसे टाइम पर जब आपको नहीं दिख रहा है कि आगे क्या है और साइड में आपके अतिक्रमण हो रखा है, तो कई बार ऐसे डिसीजंस ड्राइवर्स के द्वारा लिए जाते हैं जिससे कि दूसरा साइड में जो आ रहा है उसको नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि PWD की जितनी रोड्स हैं उन पर डिपार्टमेंट वाइज उनको बोला है कि आप चिन्हित करिए कहाँ कहाँ पर अतिक्रमण है, और उन सबको नोटिस दीजिए। और जितने भी नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायतें हैं, उन सबको भी हमने निर्देश दे दिए हैं कि आपने अपने अतिक्रमण को आइडेंटिफाई करिए और लोगों को नोटिस करिए, क्योंकि ये किसी भी, हालांकि किया तो पब्लिक के द्वारा ही जा रहा है, बट ये लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जो हैं इसमें कड़ाई कर रहे हैं। आने वाले समय में जितने लोगों को एक बार हम लोग हिदायत देंगे कि अपना अतिक्रमण खुद हटाइए, नहीं हटाएंगे तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो धीरे धीरे चीज़ें रोड से जब साफ होंगी तो हमें जगह मिलेगी, हमारा
ट्रैफिक का अनुपालन होगा। इसमें हमारे जो ई रिक्शा चालक हैं, जो ऑटो चालक हैं, जो भी इस तरह की गाड़ियां चलाते हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध शुरू में रहेगा कि अपने पार्किंग्स और अपने जो व्हीकल्स हैं उनको सड़क पे बेतरतीब तरीके से ना खड़ा करें। हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी किसी सवारी को उतार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो सड़क पे पर्याप्त जगह हो जिससे कि ट्रैफिक बाधित ना हो। और जो दुकानदार भी हैं उन लोगों से भी हम लोगों ने एक बार मीटिंग करके रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने दुकानों के सामने जो आपके ग्राहक आते हैं उनकी जो मोटरसाइकिल्स और जो भी व्हीकल्स हैं उनको भी तरीके से खड़ा करवाएं, क्योंकि कई बार पाया गया है कि वो दुकान से काफ़ी आगे और सड़क पर अतिक्रमित करते हुए अपने व्हीकल्स को खड़ा करवाते हैं, जिसकी वजह से ये सब समस्याएं होती हैं। बाकी रेड लाइट्स हमारे यहाँ पर एक जगह पर हम लोगों ने लगाई हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो और भी उसको लगवाएंगे। सर, अगर बाधा की बात करें तो खेती यहाँ पर बड़ा काम है और लगभग 70% जो जनता है वो खेती से जुड़ी हुई है। यहाँ की काली मिट्टी उपजाऊ है। बांदा के किसानों को कैसे और मजबूत किया जा रहा है, और साथ ही छोटी जोत है यहाँ, इसलिए मझोले किसान भी क्या बहुत हैं? खेती के ऊपर भी हम लोगों ने प्लान बनाया है कि इस जनपद में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ पर जैसे ईस्टर्न यूपी में या यूपी के अन्य पार्ट में पर कैपिटा लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कैपिटा लैंड होल्डिंग उतनी छोटी नहीं है और एक अच्छा साइज़ है यहाँ पर किसानों के पास। अगर वो थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग बन जाएं और कुछ नई नई चीज़ों की अगर वो सीखना चाहें और करना चाहें, थोड़ा सा प्रयास करें, तो बहुत बड़ा यहाँ पर उनको पोटेंशियल मिल सकता है। गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं हम लोगों का ध्यान रहेगा कि जैसे खेत तालाब है जिससे वाटर कंजर्वेशन करते हुए, परंपरागत खेती बाड़ी जिससे करते हैं, सिंचाई के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि सिंचाई के साधन और दिए जाएं। और एक और चीज़ है कि किसान के लिए सबसे बड़ा जो नेगेटिव है वो है रिस्क, कि हमारे जितने भी हम लोग फसल को अगर लगा रहे हैं तो क्या उसको मार्केट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत भी लोगों को आच्छादित करें। हम लोग ये भी चाहेंगे कि हमारा ये क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स और उन सब का यूज़ अभी यहाँ पर नहीं पहुँचा है, तो उसको उसी तरीके से रखें, क्योंकि मार्केट ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत बड़ा मार्केट है। तो हम लोग चाहें तो इस क्षेत्र को यूज़ करके उस पर हम लोग निगाहें रख सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी तरह की यहाँ जो वैरायटीज़ हैं जो यहाँ हम लोग ग्रो कर सकते हैं, जिसका डिमांड मार्केट में बहुत है। अभी कल परसों ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक मैक्सिकन कैक्टस का एक वो प्रजाति है अगावे, उसका मेरे ख्याल से $15 बिलियन का मार्केट आज की डेट में है और उसका पोटेंशियल $200 बिलियन का है। तो उसके विभिन्न तरह के उसके यूजेस हैं, लेकिन उसका एग्रोक्लाइमेटिक जो सूटेबिलिटी है वो हमारा क्षेत्र एकदम परफेक्ट है। अगर यहाँ के किसान इस तरह की चीज़ों में अपना ध्यान दें तो जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। सर, ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का ज़माना है जिसका भी हम लोग जिक्र भी कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा इससे जो फ़ायदा है वो किसानों को ही होगा। इसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा विषय आपने बताया है इंटीग्रेटेड। बल्कि उसी का अगला पार्ट जो था वो ये था कि क्योंकि हमारे मोस्टली जो किसान हैं वो वर्षा ऋतु पर निर्भर करते हैं सिंचाई के लिए, तो अगर हम इतना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो थोड़ा रिस्क कम करने का तरीका ये है कि अपने यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट लाएं, जिसके अंदर पशुपालन भी वो लोग करें, खेत में तालाब भी अपना बनाएं जिसमें मछली पालन भी वो लोग कर सकें, और साथ में जो मत्स्य पालन के अलावा जो आपका हनी बीज, जो मधुमक्खियों का शहद वाला जो होता है, वो कॉन्सेप्ट भी लेकर आएँ। तो इस तरीके से अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करें। अगर ये चीज़ नहीं चली तो ये चीज़ चल जाएगी, तो उससे क्या होगा, फार्मर की एक रेगुलर इनकम भी बनी रहेगी, प्लस जो इनके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे में काम आते हैं, जो आपकी खेती को भी एनहेंस करेंगे, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ाएंगे। तो अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ पर किसान लोग उसको अपनाएंगे, जो कि हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में, तो डेफिनेटली हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ेगी, प्लस यहाँ की जो एग्रीकल्चर एफिशिएंसी है, जो पर कैपिटा आउटपुट है, उसमें भी इंक्रीज़ होगा। तो आने वाले टाइम में हमें यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं महसूस होती हैं। सर, एक और चीज़ है ऑर्गेनिक खेती, और उस पर पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों का ही जो ध्यान है वो हमेशा रहता है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो नॉन ऑर्गेनिक खेती है वो स्वास्थ्य के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, दोनों के लिए ही बुरी मानी जाती है। तो उसको लेकर यहाँ पर क्या काम हो रहा है?
जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो परंपरागत कृषि हम लोग यहाँ पर योजना के तहत काम करेंगे या उसको आगे बढ़ाएंगे, उसमें मुख्य रूप से हम लोगों को यही आग्रह करेंगे कि भाई अल्टीमेटली अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफाइड करवा के ऑर्गेनिक करें तो इसका इतना बड़ा मार्केट है, जो हमारे मेट्रोज़ में है वहाँ पर लोग, पब्लिक कैन स्पेंड एनीथिंग। अगर वो उनको ऑर्गेनिक की गारंटी मिल जाए कि ऑर्गेनिक गेहूं हमें मिल जाए, ऑर्गेनिक दाल हमें मिल जाए जिसमें कोई फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना हो, तो वो लोग कुछ भी स्पेंड करके मतलब कितना भी दाम दे सकते हैं हमारा। हमें बस ये जो सप्लाई चेन है इसको निरंतर उसको बैलेंस करना होगा। लेकिन उससे पहला स्टेप यही है कि हमारे जितने किसान हैं वो उतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चालू करें। यहाँ की कुछ वेराइटीज़ हैं, गेहूं की है, गठिया गेहूं है, कोदो है, इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है दूसरी जगह पर। और दूसरा, यहाँ पर जब हम ऑर्गेनिक चीज़ें करेंगे तो एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो उस इकोसिस्टम को जब डेवलप हो जाएगा तब हम बाकी चीज़ों पे निर्भर नहीं रहेंगे, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी उसी का एक पार्ट है। तो आने वाले समय में हमें इस पर बहुत फोकस करना है। सर, सोलर एनर्जी के क्षेत्र की अगर बात करें तो कितनी संभावनाएं, क्योंकि कर्क रेखा के करीब है बांदा, तो क्या आने वाले समय में इसे हब बनाया जा सकता है अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो? एक संतुलित तरीके से ये कहा जाए कि मतलब यहाँ ज़मीनों के भाव उतने नहीं हैं, और कई जगह हो सकता है ज़मीन में वो क्षमता ना हो कि वो एग्रीकल्चर के लिए उतना किफ़ायती हो। तो उन जगह पर हम लोग सोलर प्लांट्स ज़रूर लगा सकते हैं। ऑलरेडी भी यहाँ पर 2 सोलर प्लांट्स अभी लगे हुए हैं और अच्छी खासी क्षमता के लगे हुए हैं, और कुछ और भी आना चाहते हैं। बट वो एक ऑल्टरनेट नहीं हो सकता है हमारी जो ज़मीनों को सिर्फ और सिर्फ सोलर में तब्दील करने के लिए। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत है। यहाँ पर बहुत अच्छा सनी वेदर रहता है, सूरज की किरणें यहाँ पर लगभग पूरे साल पड़ती हैं, तो एक अच्छा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी की दृष्टि से। सर, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के 1991 से 2022 तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो एक स्टडी आई है 2005 से 2025 के बीच बांदा के वन क्षेत्र में 15% की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, जिसकी अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर देखा गया, वो भी है। खेती बाड़ी पर भी इसका जो असर है वो पड़ रहा है। अब ज़मीन का जल स्तर भी कम हो रहा है, पहले से ही पानी की समस्या है यहाँ पर, तो अब इसके लिए क्या कुछ काम यहाँ पर हो रहा है? नहीं, ये बहुत अच्छा विषय है, बल्कि ये तो सबसे प्राथमिक विषय है यहाँ का। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि जब हमने ज्वाइन किया डिस्ट्रिक्ट तो बहुत सारी बातें चल रही थी किस वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। बेसिकली हमने जब रिसर्च किया तो ये पता लगा कि ये एक ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारा फॉरेस्ट कवर अगर अच्छा खासा होता तो हम इस टेम्परेचर को इतना शायद ना बढ़ता ही। तो हमारे फॉरेस्ट कवर क्या करता है? फॉरेस्ट कवर आपको, पहली बात तो आपकी जो ज़मीन में नमी ख़त्म हो गई है वो नमी को मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, आपका जो एक्सपोज्ड एरिया है आज की डेट में, वो सारा का सारा अगर फॉरेस्ट कवर्ड होता तो वो जो हीट आपकी है कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने में आपका फॉरेस्ट एरिया काम करता है। हमारा एरिया पूरे जनपद का लगभग 4.25 लाख हेक्टेयर का है, और अगर इसका हम 10% भी माने तो 40 से 45 हज़ार हेक्टेयर हमें फॉरेस्टेड एरिया करने की आवश्यकता है आज के दिन में। उसके लिए हम लोग कुछ रणनीति बना रहे हैं। बड़े बड़े पैचेस जो हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से CSR के माध्यम से हम लोग फॉरेस्टेशन कराएंगे। फॉरेस्ट मतलब जो वृक्षारोपण है उसमें उसके सफल ना होने में यही दिक्कत है कि उसका अगर आपने लगाने के बाद थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रखा तो वो उतना फलता फूलता नहीं है। तो 50% तो शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही आंकड़ा है कि 50% तो वो मान के ही चलते हैं कि 50% ही बचेगा। बट मेरा ये कहना है कि अगर हम किसी थर्ड पार्टी को मैंडेट कर दें कि नहीं, इसका ख्याल आपको रखना है कम से कम 1 से 2 साल का ही खेल है, अगर वहाँ तक आप रख दें तो वो अच्छे से उसकी ग्रोथ होती है। तो आने वाले समय में फॉरेस्टेशन को लेकर हम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से हम 1-2 साल 3 साल काम करेंगे तो जो खोया हुआ हमारा जो फॉरेस्ट कवर है हम उसको प्राप्त करेंगे, बल्कि उससे आगे ही चले जाएंगे। हम लोग अभी सोलर एनर्जी को लेकर बात कर रहे थे। बांदा की बात करें तो 5 सोलर एनर्जी पार्क बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। क्या अभी प्रोग्रेस की बात करें तो कहाँ तक पहुँच पाए हैं? अभी 2 तो हमारे लग ही चुके हैं जो कि 2 साल से काम कर रहे हैं। एक इन पाइपलाइन है, कुछ फाइनलाइजेशन की स्टेज पे है। इसके अलावा जो हैं वो अभी डिस्कशन स्टेज पे ही हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि केवल
सोलर को हम एकदम अपना फोकस ना बनाए, सोलर एक पार्ट रहना चाहिए। सर, बांदा जिले की अगर बात करें तो ऐसे कौन से 3 बड़े फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि यहाँ की विकास की रफ्तार को वो धीरे कर रहे हैं? हमें अपील करनी पड़ेगी कि वो लीडरशिप लें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आज की डेट में रोक रही हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो सड़क पर दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। उन दुर्घटनाओं से मनोबल गिरता है, उन दुर्घटनाओं से वो परिवारों के अंदर बहुत नेगेटिव फीलिंग जाती है और वो रोकी जा सकती हैं। यहाँ पर कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे युवा वर्ग के हमारे साथी हैं, गांव में छोटी छोटी बातों पर वो सुसाइड कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर। तो अगर उनको हम उम्मीद दें, उनको हम एक अच्छा भविष्य दिखाएं, उनको हम अपने डेवलपमेंट या किसी भी प्रोग्राम में साथ में लें, उनको जिम्मेदारी दें, तो शायद उनके दिमाग में एक अच्छी सोच आएगी और जीवन के प्रति जो नकारात्मक व्यू उनका है वो बदल पाएगा। और आने वाले समय में जो हम लोगों ने प्लानिंग की, ये सब उन्हीं के लिए है। इसका सारा का सारा फायदा, सारा का सारा जो श्रेय है, ये सब उन्हीं के लिए है। तो अगर वो हमारी मुहिम से जुड़ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमें लगता है कि जो रुकावटें जिनकी बात कर रहे हैं आप, उन रुकावटों से हम पार पा पाएंगे और आने वाले समय में एक अनलॉक्ड होके बांदा जो है वो उभर के पूरे उत्तर प्रदेश में आपको दिखेगा। बिल्कुल सर, एक दौर था जब बुंदेलखंड की खास तौर से बात करें या ऐसे तमाम ज़िलों की, लोगों की सोच जो थी वो अलग थी। पानी की कमी, कई ऐसी समस्याएं हुआ करती थी, लेकिन अब लोगों की सोच में भी बदलाव आया। ऐसे छोटे ज़िलों को लेकर भी, यहाँ के रहने वालों में भी, इसको देखने के नज़रिए में भी, क्या आपको लगता है उस बदलाव का असर भी यहाँ पर अब दिखाई देने लगा है? नहीं, बिल्कुल। आप ये देखिए कि पहले हर चीज़ जो है एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी हुई है। आप छोटा और बड़ा किसको बोल सकते हैं? छोटा बड़ा उसी को बोल सकते हैं जो आपसे एक्सेस में बहुत दूर है, और हो सकता है वहाँ पर आपके दिल्ली में या लखनऊ में जहाँ लोग बैठे हैं वहाँ उनको जाने में कोई समस्या हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने इतने अच्छे एक्सप्रेसवेज हम लोगों को दिए हैं। हमारे लखनऊ से कनेक्टिविटी आने वाले समय में बहुत बेहतर हो जाएगी। हम खुद मंडल हेडक्वार्टर्स हैं और लैंड की जो कॉस्ट है यहाँ पर वो बाकी जगहों से काफ़ी कम है। तो मुझे लगता है कि जो मार्केट प्रिंसिपल्स होते हैं, डिमांड और सप्लाई वाले, उसके तहत हम लोग बहुत फेवरेबल पोजीशन पर हैं। कहीं पर भी हमारी कनेक्टिविटी में अब कोई समस्या नहीं है। अगर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पर कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो उसकी मार्केट से जो दूरी है वो समय पर आधारित हो गई है, अब किलोमीटर पे आधारित नहीं। तो आने वाले समय में हमें लगता है कि जो बात थी कि छोटे टाउन वाली, अब वो बात नहीं रह गई है। यहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड भी पहले से बेहतर हुआ है। हम और मेहनत करेंगे तो और यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो मैं अभी आप टच नहीं कर पाए, हम लोग स्पोर्ट्स में यहाँ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ के जो युवा वर्ग है और यहाँ के जो लोग हैं, मैंने देखा यहाँ पर बहुत ओबेस लोग नहीं हैं, बहुत ही फिट लोग हैं यहाँ के, मेहनतकश लोग हैं यहाँ के। तो हम चाहें तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मिलिट्री और आर्मी में भर्ती हमारे अगर यहाँ से युवा हों तो देश के अंदर गौरव यहाँ पर आ सकता है। तो ये सब चीज़ों पर हम लोग इस पर भी फोकस करेंगे आने वाले टाइम पे। अमिता सेठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि किसी भी प्रदेश या जिले की जो कानून व्यवस्था है, अगर वो बेहतर होती है तो विकास की रफ्तार भी तेज हो जाती है, और इसी कानून व्यवस्था को संभालते हैं वहाँ का पुलिस महकमा। तो अब मंच पर जो हमारी अगली तिथि आने वाली है, उनका स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ। यहाँ की एएसपी मेविश टाक जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। मेविश जी, सबसे पहली बात महिला सुरक्षा को लेकर, सीएम योगी भी कहते हैं कि जो लड़कियों को छेड़ेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सबसे पहले बात महिला सुरक्षा की, और खास तौर से आपके जिले को लेकर यहाँ पर किस तरीके से इसे सुनिश्चित किया जा रहा है? महिला सुरक्षा शासन की प्राथमिकताओं में से एक है। जैसा कि आपने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो महिलाओं के साथ किसी भी तरह की अभद्रता करेगा वो सीधा यमराज से मिलेगा। तो पुलिस भी इसी अप्रोच के साथ काम करती है। हर एक प्रकरण जिसमें महिलाओं से संबंधित कोई भी बात आती है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही सहानुभूति और सेंसिटिविटी के साथ उस मुद्दे की से डील किया जाए। शासन के द्वारा चलाया जा रहा मिशन शक्ति अभियान महिलाओं के ऊपर ही केंद्रित है। महिला अपराधों को रोकने के लिए इस मिशन शक्ति के अंतर्गत हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए,
जैसे कि हर दिन प्रतिदिन डेली बेसिस पे हमारी महिला सिपाही और सब इंस्पेक्टर की टीम जो है गली मोहल्ले में जाके महिलाओं की काउंसलिंग करती है, उनसे पूछती है किसी भी प्रकार की यदि उन्हें कोई समस्या हो तो उसका निस्तारण उसी मौके पे किया जाता है, या फिर उन्हें थाने पे मिशन शक्ति केंद्र में बुलाकर उनकी काउंसलिंग करके उसका प्रॉपर निस्तारण किया जाता है। इसका फोकस बस यही है कि किसी भी प्रकार से विक्टिम को ब्लेम ना किया जाए। हम देखते हैं कि काफ़ी बार हमारे समाज में विक्टिम को ही ब्लेम कर दिया जाता है कि तुम वहाँ क्यों गई थी, या तुमने इस तरह की चीज़ क्यों की जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ। इस सोच को बदलने के लिए ही और अपराधियों को अकाउंटेबल किया जाए हर अपराध के लिए, इसके लिए हम ये सुनिश्चित करते हैं कि महिला सुरक्षा को हम प्राथमिकता दें, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी प्राथमिकताओं में से एक है। कहते हैं कि किसी भी प्रदेश की या देश की जो विकास है वो तभी संभव है जब आधी आबादी भी सुरक्षित हो, मजबूत हो। अब अगर हम बाधा की बात करें महिला वर्कफोर्स को लेकर, क्योंकि महिलाएं तभी सुरक्षित महसूस करेंगी बाहर निकलने में जब उन्हें लगे कि हाँ कोई खड़ा है हमारे साथ। इस महिला वर्कफोर्स को बाहर निकालने को लेकर, इनकी सुरक्षा को लेकर किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है? बहुत ही सही बात कही आपने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी कहा था कि हम किसी भी सोसाइटी के प्रोग्रेस को तभी नाप सकते जब हमें दिखे कि महिला सशक्तिकरण समाज में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फीमेल एम्पावरमेंट से डिटरमाइन होता है कि हमारी सोसाइटी कितनी प्रोग्रेस कर रही है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महिला सुरक्षा पे फोकस किया जाए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा घर से बाहर निकलना, ऑड आवर्स पे बाहर निकलना पड़ जाता है कई बार काम को लेके। कई बार हम देखते हैं कि काफ़ी सारी फील्ड्स मेल डोमिनेटेड होती है। उसका एक कारण ये होता है कि कई बार सुरक्षा की कमी की वजह से, या जो परसेप्शन होता है लोगों का कि सुरक्षा नहीं है घर के बाहर निकलने पर, उसके कारणवश महिलाओं को घर के अंदर ही दबा के रख दिया जाता है कि बाहर जाओगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस सोच को बदलने के लिए जो है हम विजिबल पुलिसिंग पे फोकस कर रहे हैं। हर जगह हमने पिकेट्स और चौकी लगाए हैं, और ख़ास तौर पे ऑड आवर्स पर पिकेट्स लगाकर हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यदि कोई महिला अपने घर से बाहर निकले तो वो सुरक्षित फील करे, वो अपना जिस काम के लिए बाहर निकली उस काम को कर सके, सुरक्षित तरीके से कर सके, एंड आई थिंक वो डिज़र्व भी करती है उस तरह की सुरक्षा। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो ख़ास तौर से ग्रामीण महिलाएं, उनके प्रति जब भी अपराध होता है वो डरती हैं बाहर आने में। शहर की भी डरती हैं, लेकिन ग्रामीण महिलाओं में ये डर ज़्यादा देखा जाता है। कैसे जो ग्रामीण महिलाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें, अपने खिलाफ जो अपराध हो रहा है उसकी शिकायत दर्ज करा पाएँ, इसको लेकर कैसे आप सुनिश्चित करती है आपकी जो पुलिस फोर्स है वो? ग्रामीण महिलाओं को लेकर ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आपने इस कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया कि ग्रामीण महिलाओं की समस्याएं और उन समस्याओं का निस्तारण जो है वो एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। उनके इश्यूज़, उनकी जो कंडीशंस होती है वो सिटी की महिलाओं से काफ़ी अलग होती है। फॉर एग्जांपल ग्रामीण महिलाओं को कई बार डिस्करेज किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि क्योंकि हमारे समाज में एक डोमिनेंट थॉट इस प्रकार का है कि बाहर के काम या बाहर की किसी गतिविधि में सिर्फ पुरुषों को जाना चाहिए। यदि कोई क्राइम भी फॉर एग्जांपल ग्रामीण क्षेत्र में हो जाता है, महिला संबंधित क्राइम, तो भी उसको दबाने का प्रयास किया जाता है कि समाज का ही मामला है, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना है, क्यों पुलिस के चक्कर में पड़ना है, इसको घर में ही रहने देते। तो इसीलिए कई बार महिला संबंधित जो अपराध होते हैं या महिला संबंधित जो इश्यूज़ होते हैं वो मेन स्ट्रीम तक पहुँच नहीं पाते, वो पुलिस तक भी कई बार पहुँच नहीं पाते। लेकिन ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये परिस्थिति जो है धीरे धीरे इसमें बदलाव आ रहा है। वो इस तरह से आ रहा है कि हम गांव मोहल्ले में जाकर चौपाल लगा रहे हैं, और ये सिर्फ बांदा में नहीं हो रहा है, क्योंकि शासन की प्राथमिकताओं में से ये है कि ये हर जनपद में हो रहा है कि गांव मोहल्लों में गलियों में जाकर जब हम चौपाल लगाते हैं और एक महिला पुलिस अधिकारी या महिला कांस्टेबल जब इंटरैक्ट करती है तो उनके इश्यूज़ वो खुल के बता पाती हैं, जो वो अदरवाइज़ नहीं बता सकती किसी पुरुष ऑफिसर से, या फिर किसी सार्वजनिक स्थल पे जो नहीं बता सकती है वो उनसे वो शेयर करती है। तो उनके उन इश्यूज़ को ऑफिशियली अनऑफिशियली जैसी भी उनकी इच्छा होती है उस तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो महिलाएं सुरक्षित फील करेगी सोसाइटी में, और जब महिलाएं सुरक्षित फील करेगी उनके परिवार इस चीज़ को लेकर आश्वस्त हो जाएंगे कि महिलाएं भी बाहर निकल के काम कर सकती है, या फिर अगर महिला अपराध हो रहा है तो उसका जिम्मेदार वो क्रिमिनल है ना कि वो महिला। तो आई थिंक महिलाओं का ज़्यादा सशक्तिकरण और एम्पावरमेंट होना पॉसिबल हो पाएगा, वो और ज़्यादा अपने घर से बाहर निकल पाएगी। महविश जी, एक और बड़ा मुद्दा है जो बेटियों के साथ रेप केसेस सामने आते हैं, खासतौर से छोटी बच्चियों के साथ। आपको क्या लगता है इसके पीछे? क्योंकि देखिए बावजूद एक्शन के ये घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, चाहे हम शहरों की बात करें गाँव की बात करें। आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है और क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रेप केसेस कई बार न्यूज़ में हम देखते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कई बार जो ये बोला जाता है कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं,
रेप केसेस एज सच नहीं बढ़ रहे, उसकी रिपोर्टिंग बढ़ रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारे पुलिसिंग का, क्योंकि महिलाएं और ज़्यादा इस अपराध को लेकर खुलकर बोल रही है, आवाज़ उठा रही है और उसको रिपोर्ट भी कर रही है थाने चौकी पे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है अगर हम देखा जाए तो अपराध अब रेप केसेस की जैसे कि आपने बात की कि इन केसेस से डील करने के लिए हमें सेंसिटाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी फोर्स को। हम समय समय पे ट्रेनिंग मॉड्यूल भी रखते हैं, उनको इस बात को लेके भी समझाते। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ SJPU जुवेनाइल पुलिस यूनिट भी है, डेडिकेटेड WCSO हमारा महिला संबंधित अपराधों से डील करने के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स है जो सिविल कपड़ों में रह के महिला संबंधित अपराधियों और विक्टिम से डील करता है। तो ऐसे रेप केसेस में हमने विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच रखते हुए काफ़ी हद तक कोशिश की है कि उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके, और साथ ही साथ कन्विक्शन सेंट्रिक अप्रोच रखते हुए हमने ये भी कोशिश की है समय समय पे कि जो रेप के अपराधी हैं उनको हम जल्दी से जल्दी कन्विक्ट करें। और आपको ये भी बता दूं कि BNSS में जो पहला BNS में नए जो अपराधी कानून आए हैं उसके तहत पहला फांसी की सज़ा जो है वो बांदा जनपद से ही हुई थी चाइल्ड रेप केस में, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जनपद के लिए। एक और बड़ी समस्या है इस समय की साइबर क्राइम को लेकर। साइबर क्राइम चाहे शहरों की बात करें, गाँव की बात करें, तेज़ी के साथ वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब तो ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग इस तरीके के क्राइम कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है बांदा में? अगेन साइबर क्राइम को लेके बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है मुख्यालय स्तर से भी, और बांदा में भी SP सर, आदरणीय SP सर की प्राथमिकताओं में से एक है कि साइबर क्राइम को किस प्रकार से कम किया जाए। डेफिनेटली हम अपराधियों को ट्रेस करने का तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। FIR लिखने में बिल्कुल हम कंजूसी नहीं करते। जब भी एक छोटा सा भी फ्रॉड का प्रकरण आता है तो हम उसकी रिपोर्टिंग डेफिनेटली करते हैं, बिकॉज रिपोर्टिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अनावरण। तभी हम अनावरण भी कर पाएंगे और अपराधियों तक भी पहुँच पाएंगे। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। साइबर अपराध एक बहुत ही पेचीदा क्राइम होता है, हाईटेक क्राइम होता है। तो इसीलिए अगर मैं विक्टिम पर्सपेक्टिव से कहूँ तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स काफ़ी सारे रख रहे हैं। जागरूकता और अवेयरनेस के थ्रू ये बताते हैं कि किस प्रकार से आप साइबर क्राइम से अपना बचाव कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम रिपोर्टिंग करके और FIRs लिख के उसकी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अपराधियों तक पहुँचने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक तो बात हो गई अपराध की, लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि जब भी कभी कंप्लेन होती है, जैसे आप कह रहे हैं FIR वगैरह होनी चाहिए, उसके बाद जो एक्शन वाला जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या उतनी ही तेज़ होती है जिस तरीके से क्राइम्स होते हैं? चाहे हम साइबर क्राइम की बात करें, महिला अपराध की बात करें, क्या एक्शन भी उतने ही तुरंत लिए जाते? क्योंकि भले ही आप नंबर्स बना दें, आप उसके लिए व्यवस्थाएं बना दें, लेकिन अगर एक्शन नहीं लेते तो वो तमाम चीज़ें फिर किसी काम की नहीं रह जाती हैं। देखिए, NCRP पोर्टल एक हमारा बना हुआ है, 1930 हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग के लिए। कितना त्वरित एक्शन अक्सर लोग इसी से आकलन करते हैं कि हमारा पैसा कितना वापस आया, कितना साइबर क्राइम में गया हुआ पैसा वापस आया, वो उस पर डिपेंड करता है कि लोगों ने कितनी जल्दी उसकी रिपोर्टिंग की है। तो 1930 हेल्पलाइन या फिर NCRP पोर्टल पर यदि समय से कंप्लेन की जाए तो उसमें ऑटोमेटेड सिस्टम्स इस तरह से इनबिल्ट है कि तुरंत ही वो पैसा फ्रीज हो जाता है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि विक्टिम को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्द से जल्द हो जाए और अपराधियों को जितना जल्दी हो सके पूरी प्रक्रिया फॉलो करते हुए अकाउंट फॉर किया जाए। तो हमारी तरफ से हम पूरा प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह की कमी ना छूट जाए इस चीज़ को लेकर। महविश जी, देखिए, हमने महिलाओं की बात करी कि महिलाओं में हिचक होती है, लेकिन अगर हम ओवरऑल भी बात करें आम लोगों की, तो पुलिस के पास जाने से डरते हैं लोग। अपनी जो समस्याएं हैं वो वहाँ पर लेकर नहीं जाते। पुलिस जो है लोगों के साथ एक कनेक्शन बना पाए, लोग डरे नहीं पुलिस से, अपनी समस्याएं लेकर वहाँ पर पहुँच पाए, क्या इसके लिए भी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? मैं ये कहूँगी कि डर जो पुलिस के प्रति लोगों के अंदर है या फिर किसी भी तरह की हिचकिचाहट है, उसको कम करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा ये प्रयास रहता है कि जनता नहीं, अपराधी पुलिस से डरे और जनता एक ओपन हार्ट के साथ पुलिस के पास आ सके, अपनी हर समस्या शेयर कर सके। उसके लिए डेली बेसिस पे हर ऑफिस में चौकी स्तर से लेकर मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय जो जनपद बांदा में है, वहाँ तक हम जन सुनवाई करते हैं सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक, ताकि लोग जब अपना प्रार्थना पत्र लेकर वहाँ आते हैं तो उसको नहीं सिर्फ सुना जाए बल्कि उसका निस्तारण जितना त्वरित हो सके वो किया जा सके। मुझे ऐसा लगता है जब पुलिस सुनना चालू कर देती है खुले दिल के साथ, तो जो डर है, जो भय है, जो हिचकिचाहट है लोगों में, वो अपने आप खत्म हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है। मुझे लगता है ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है।
उसके अलावा जनपद बांदा में मैंने ये भी देखा है एसपी सर के निर्देशन में सारे ऑफिसर्स और सारे थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी बहुत ही एक्सेसिबल है। 24 घंटे 24/7 सभी का फ़ोन और COG अवेलेबल रहता है, तो कोई भी रीच आउट कर सकता है और बहुत कॉल्स आते भी हैं हमें। तो इस हिचकिचाहट और इस डर को जो कई बार पुलिस के प्रति होता है उसे दूर करने के लिए ये स्टेप तो लिया जा ही रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी प्रयास करते हैं कि महिलाओं से स्पेसिफिक भी हम जो हिचकिचाहट कई बार महिलाएं भी फील करती पुलिस तक पहुंचने में, मिशन शक्ति अभियान, मिशन शक्ति टीम, एंटी रोमियो स्क्वाड्स के थ्रू उसको भी दूर किया जा सके। एक और अहम मुद्दा है जिस पर बहुत कम बातचीत होती है, मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर हम पुलिस की बात करें तो बहुत स्ट्रेस में काम करते हैं, बहुत ज़रूरी है कि मेंटली फिट रहें। क्या आपको लगता है कि इसको लेकर भी काम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इनफैक्ट ये एक एरिया है जिसके बारे में बात ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन जितनी करनी चाहिए उतनी कई बार हो नहीं पाती है, क्योंकि पुलिस का काम इतना भाग दौड़ वाला है, एक इमरजेंसी सर्विस है पुलिस, तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस भी पुलिस फोर्स में होता है। डेली बेसिस पे नेगेटिविटी और स्ट्रेस के कारणवश पुलिस को मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आई थिंक एक ऐसा विभाग है ये जहाँ पर अगर मेंटल हेल्थ पे काम किया जाए तो बहुत कुछ करने लायक है। इस पर फोकस भी किया जा रहा है, जैसे कोशिश की जाती है कि पुलिस विभाग को जो मनोचिकित्सक है या फिर साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनसे लिंक किया जाए, किसी को नोडल बना दिया जाए। और उसके साथ साथ जो अधिकारी हैं वो भी ये कोशिश करते हैं कि उनकी फोर्स को के अंदर जो भी समस्या है, उनकी फोर्स में जो भी तैनात है उनके साथ जो भी समस्या है उसका निस्तारण किया जाए, उनकी सर्विस कंडीशंस को इस प्रकार से बनाई जाए कि उनका जो मनोबल है वो बढ़ा रहे, वो मोटिवेटेड रहे और साथ ही साथ किसी प्रकार की समस्या हो तो उसका प्रॉपर निस्तारण किया जाए। आपने कहा कि पुलिस वेलफेयर को लेकर काफ़ी काम हुआ है, इसका क्या असर भी अब दिखाई देने लगा है? पॉजिटिव जो इसके प्रभाव हैं क्या वो अब देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने रिक्रूट कांस्टेबल्स, लगभग 450 रिक्रूट कांस्टेबल्स की सकुशल ट्रेनिंग करके उन्हें फील्ड पर भेजा है अभी हाल ही में, और उनके वेलफेयर से संबंधित भी हमने काफ़ी सारे काम किए। थानों पर उनके रहने का, उनके प्रॉपर खाने पीने का, स्वच्छ पानी का सभी इंतज़ाम हमने करवाया है। और साथ ही साथ थानों पर भी रहने के लिए आवासीय व्यवस्था हमने बनाई है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी अभी हर जगह इतनी डेवलप नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ 3-4 थाने हैं जहाँ पर रेगुलर स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं लीन आवर्स में, जो है फोर्स एक साथ उनका बॉन्ड भी होता है और उनके वेलफेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मनोबल के लिए, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाए। तो धीरे धीरे हम उस फील्ड में भी काम कर रहे हैं। देखिए, क्राइम और क्रिमिनल दोनों ही आजकल हाईटेक हो गया है। अब अगर हम बांदा पुलिस की बात करें तो वो कितना हाईटेक हो चुका है अब? बांदा पुलिस भी पीछे नहीं है। अक्सर बांदा को अंडर डेवलप्ड जिलों में देखा जाता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ के लोगों की सोच काफ़ी आगे बढ़ रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है। तो वैसे ही बांदा की पुलिस फोर्स भी हर तरीके के मॉडर्न टूल्स को यूज़ करने के लिए सक्षम है। बहुत सारे पोर्टल्स है, बहुत सारे ऐसे टूल्स है, सर्विलांस के टूल्स है अपराधियों को पकड़ने के लिए और अपराध की पहचान करने के लिए, जो कि हम जनपद बांदा में यूज़ कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली ही फोरेंसिक वैन हमारी किट में जुड़ गया है, जिसके माध्यम से जो है अपराध का अनावरण और अपराध में जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई होती है वो बहुत त्वरित और साइंस बेस्ड हो गई है। तो मैं ये कहूँगी कि आधुनिकरण बांदा की पुलिस का और बांदा की पुलिस फोर्स का भी हो रहा है और देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन डेफिनेटली वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बांदा में अवैध वसूली की भी काफ़ी शिकायतें रहती हैं और खनन क्षेत्र के कारण ठेकेदारी में भी खूब दबंगई चलती है। अब इसे कैसे बांदा पुलिस टैकल कर रही है? ऐसी कुछ शिकायतें आई थी और जैसा कि मैंने कहा कि शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ये कहा है कि अवैध वसूली जो भी करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कई बार वीसी के माध्यम से भी और ओपन मीटिंग्स में भी ये बात शासन ने और माननीय डीजीपी सर ने एब्सोल्युटली क्लियर कर दी है। कुछ अवैध वसूली करने वालों पे कार्रवाई भी हुई है और ऐसी वसूली बंद करने में हम सक्सेसफुल भी हो पाए और आगे भी जैसे ही संज्ञान में आएगा इन सब चीज़ों पे कार्रवाई और की जाएगी। देखिए, हर शहर का हर ज़िले का एक मिजाज होता है। ये सवाल मैंने अभी डीएम सर से भी किया था कि क्या चैलेंजेस बांदा में आपको नज़र आते हैं जिनको लेकर आपको लगता है काम किया जाना चाहिए? जनपद बांदा में ऐसा कोई पेक्यूलियर चैलेंज तो नहीं है। मैं ये कहूँगी कि मे बी जोग्राफिकल डिफ़िकल्टी कई बार बहुत ज़्यादा हो, जैसे गर्मी बहुत अधिक पड़ती है
तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती, बट खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन यदि समस्याओं की बात करें तो मैं ये कहूँगी कि अभी भी समाज में और सोच में बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा स्कोप है। महिलाओं से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो बढ़ भी रहा है। सोशल मीडिया का एक सकारात्मक उपयोग करके आज की जनरेशन आगे बढ़ सकती है, और वही सोशल मीडिया का उपयोग करके वही जनरेशन जो है उसका विनाश भी हो सकता है, मैं ये कहूँगी। तो मैं ये कहूँगी सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज जनपद बांदा में भी बन गया। फॉर एग्जांपल ऐसे काफ़ी सारे मामले हमारे सामने आते हैं जिसमें सुसाइड कर लेते छोटी छोटी बातों पे। तो उस पर काम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, लोगों को जागरूक करना, खासतौर पे यंग जनरेशन को जागरूक करना कि कैसे वो प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया को, और सोच में बदलाव लाने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, खासतौर पर महिला संबंधित मामलों में। एक आखिरी सवाल आपसे कि बांदा में पोस्ट रहते हुए ऐसे 2 बड़े बदलाव जो आप अपनी पोस्टिंग के दौरान यहाँ पर करना चाहेंगी या लेकर आना चाहेंगी। एक बदलाव तो डेफिनेटली ये लाना चाहूँगी कि महिला सुरक्षा काफ़ी बढ़ जाए। मतलब ऑलरेडी हम उस तरफ कार्यरत हैं और उसकी तरफ काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि हर महिला, इस जनपद की एक एक महिला जो है वो सुरक्षित फील करे, और यदि कोई समस्या हो तो पुलिस तक बेहिचक आ सके, ऐसा सुनिश्चित करना मैं चाहूँगी। और दूसरा बदलाव मैं ये लाना चाहूँगी कि साइबर क्राइम की जो वृद्धि हाल में हुई है, जो 2 फोकस एरिया जिस पे हाल में मैं काम करने का सोच रही हूँ अमंग दी अदर थिंग्स, साइबर क्राइम पर भी काम करने का पूरा फोकस है। ज़्यादा से ज़्यादा अपराधियों को अकाउंट फॉर करना, ताकि एक डेटरेंस सोसाइटी में इस्टेब्लिश हो सके, और साइबर क्राइम में जितना हो सके हमारे स्तर से हम कोशिश करें कि प्रिवेंट भी करें और साथ ही साथ उसे अकाउंट फॉर भी करें। महविश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। किसी भी ज़िले की अगर बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य 2 बुनियादी चीज़ें हैं जो बेहतर अगर होते हैं तो उस ज़िले का विकास भी होता है। अब अगर बांदा की बात करें तो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है वो यहीं के सीएमओ की ज़बानी समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे मंच पर हमारे जो अगले मेहमान हैं वो हैं यहाँ के सीएमओ श्री विजेंद्र सिंह जी। मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करें। सर, मातृ मृत्यु दर में कितनी कमी आई है, और क्योंकि ये एक बड़ी समस्या भी रही है इस इलाके की, और सबसे बड़ी बात की बताइए प्रेगनेंसी में कितने केस जो है वो घर वालों की लापरवाही की वजह से अक्सर खराब हो जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न तो आपने ये किया कि एमएमआर की क्या स्थिति है। तो एमएमआर की स्थिति में मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग बुंदेलखंड को अगर कंपेयर करते हैं तो बुंदेलखंड की कंपैरिजन डिस्ट्रिक्ट से नहीं, इंडिया से नहीं हो सकता, या किसी और यूपी के लेवल से नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग 99 पर 1 लाख लाइव बर्थ के उसमें हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो हमें इसे कम करने के जो चैलेंजेस हैं उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न जो आपने किया कि जो हमारा जो दूसरे जो प्रयास हैं कि हम लोग महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपने स्तर पे कुछ इस तरह के स्टेप भी लिए हैं जिसमें कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें HR पे महिलाएं जो हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज वगैरह होती हैं उनको हमने एन्यूमरेट कराया है, उनको हमने एनालिस्ट कराया है। और जो 3rd ट्राइमेस्टर के बाद की जो सारी महिलाएं लगभग उनकी जो संख्या मेरे पास आई वो है करीब 667 के आसपास। वो 667 जो महिलाएं हैं उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन आशा, ANM और MOICs को दिए गए हैं कि उनको EDD से पहले उनका ध्यान रखा जाए और सारी जो डिलीवरी होंगी वो 100% डिलीवरी जो हो वो मेडिकल कॉलेज में और हमारे जिला अस्पताल में हो, और वो डॉक्टर के थ्रू होनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई भी इस प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो कि इसके हम डिलीवरी के टाइम सब ना पाएँ। सर, शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुनते आए हैं कि, और मैं खुद भी जब छोटी थी यहाँ पर 3 साल इस ज़िले में मैं रह चुकी हूँ सर, बच्चों में टीकाकरण एक समय बहुत कम हुआ करता था, लेकिन 3 साल से कम जो बच्चे थे उनमें तो ये बहुत ही कम होता था। लेकिन अब क्या स्थिति है और दिक्कतें जो हैं वो क्या आती हैं इसमें? जी देखिए, अभी इससे 1 वर्ष पूर्व जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो एक चैलेंज मेरे सामने भी था, जो 0 डोजर बच्चों का। वो 0 डोजर क्या होते हैं? वो ऐसे बच्चे थे जो 1 साल और 2 साल के होने के बाद भी उनको कभी पेंटा और पोलियो नहीं लगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता था कि हम लोग उन बच्चों को कम से कम पेंटा लगा के 5 बीमारियों से और पोलियो से सुरक्षित कर सकें। तो ऐसी स्थिति में जब मैंने ज्वाइन किया तो फुल इम्यूनाइजेशन का जो कवरेज था
वो कवरेज लगभग 79 के आसपास था। और स्थिति ये थी कि बहुत बड़ी बड़ी पॉकेट्स थी जहाँ हमारी रीच नहीं थी, या जहाँ पे हमारी एएनएम नहीं थी, वहाँ हम लोग नहीं पहुँच पा रहे थे, बच्चों को टीका नहीं लग पा रहे थे। लेकिन उसके लिए फिर हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि जहाँ पर हमारी एएनएम नहीं है वो खाली सेंटर्स का हम लोगों ने एक माइक्रो प्लान तैयार किया, और उस माइक्रो प्लान के अनुसार से फिर हम लोगों ने 3-3, 4-4 लोगों की एक टीम बना के गाड़ी के माध्यम से उस क्षेत्र में भेजी और एक मास वैक्सीनेशन कराने का प्रयास किया। तो उसमें यह हुआ कि हमने लगभग जितने भी हमारे जीरो डोजर बच्चे थे वो लगभग हमने करेक्ट कर लिए, और अब कोई भी बच्चा इस वक्त मेरे जनपद में ऐसा नहीं है जो जीरो डोजर की स्थिति में हो, जबकि इसके लिए गावी की टीम भी हमें सर्विलेंस कर रही है और हम लोगों को हेल्प कर रही है। दूसरी चीज़ ये थी कि अभी तक जब मैंने अब यहाँ ज्वाइन किया तो उसके पहले मुझे जब ये पता लगा कि यहाँ पे जो टीकाकरण की स्थिति थी उसमें MR1 और MR2 उसमें काफ़ी अंतर था, और MR1 और MR2 के अंतर की वजह से बच्चों में जो हम लोग ये सोच रहे थे कि मीजल्स को हम लोग एलिमिनेट कर पाएँ और एक जल्दी से जल्दी ये 2025 तक हो जाए, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन इसी कंडीशन को लेते हुए हम लोगों ने अलग से इसकी एक प्लानिंग करी, और प्लानिंग करने के बाद आज हमारी जो फुल इम्यूनाइजेशन की कवरेज है वो वर्तमान में 81 पहुंची, और हमारा जनपद जो एक बहुत हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट में माना जाता था, आज उस कंडीशन को निकालते हुए हम लोग मीडियम प्रायोरिटी में जिले में हम आ चुके हैं, और ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि थी। सर, एक दौर था जब बांदा में नवजात बच्चों की जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा थी। सीएम योगी ने भी इस ओर ध्यान देने का निर्देश दिया था। अब अगर हम यूपी की बात करते हैं तो मृत्यु दर कम हुई है, लेकिन बांदा में अब क्या स्थिति है? जी देखिए, बांदा बहुत अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत यही है कि बांदा एक हमारे लिए चैलेंजिंग जगह है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने इसके लिए भी प्रयास किया, और गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने हर CSC और FRU को NBSU के एक यूनिट वहाँ पे हमने क्रिएट कर रखी है, जहाँ पर कि एक पीडियाट्रिशियन वहाँ उपलब्ध रहेगा, और जो हमारे आउटबाउंड बच्चे हैं, यानी कि जो गाँवों में पैदा होते हैं, घरों पे पैदा होते हैं, या जो इनबाउंड बच्चे हैं, कहने का मतलब है जो इंस्टीट्यूशंस में पैदा होते हैं, अगर उन बच्चों के स्वास्थ्य में अगर कोई गड़बड़ी होती है या कोई परेशानी होती है, तो उन बच्चों को हम लोग 102 एम्बुलेंस की हेल्प से, आशाओं के माध्यम से या एएनएम के माध्यम से, पेरेंट्स के माध्यम से उनको हम वहाँ लाके और बच्चों को NBSU में भर्ती करा के उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और केवल वही बच्चे हमारे रेफ़र होंगे जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होंगे और जिनको कि हम सपोर्ट वहाँ नहीं कर सकते हैं, वही मेडिकल कॉलेज के SNCU में और पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में आएंगे। वही चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। सर, एक दौर था जब बड़ी उम्र के लोग, या कह सकते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, उनमें शुगर की समस्या देखने को मिलती थी, लेकिन अब 30 साल से कम उम्र वालों में भी ये समस्या, बच्चों में भी ये देखने को मिल रहा है। बांदा में क्या स्थिति है, आपसे एक बार समझेंगे, और क्या अब इस स्थिति की जो प्रॉपर चेकिंग कह सकते हैं वो यहाँ पर हो रही है? जी देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है जो NCD के थ्रू हम लोग चला रहे हैं। NCD का मतलब है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इस डिजीज़ में हम लोग कैंसर को, डायबिटीज़ को, हाइपरटेंशन को हम लोग स्क्रीन कर रहे हैं, और इसके लिए लोगों को निर्देश हैं कि हम लोग 30 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक जनपद में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या जो भी हो, आने वाले हर व्यक्ति का हम हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ चेक करें। इसके लिए जो पॉपुलेशन का जो हमें टारगेट मिला वो लगभग 8 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है। पिछले वर्ष हमने जो कार्य किया, हमारी आशाओं के माध्यम से जो वर्क हुआ, उसमें हमने एक CBAC फॉर्म भरवाया था। CBAC फॉर्म लगभग हमारे यहाँ 91% लोगों के भरे गए, और वो 91% जो था वो पूरी ताल हमें यूपी में उसने नंबर 2 पे रखा। उसके बाद हमने स्क्रीनिंग जब करवाई अपनी ANMs के माध्यम से, तो ANM के माध्यम से जब स्क्रीनिंग कराई गई तो लगभग हमारे यहाँ 87% लोगों को स्क्रीन किया गया, और स्क्रीनिंग के नंबर के हिसाब से देखा जाए तो लगभग हम लोग 8-9 महीने तक पूरे यूपी में करीब 6वें स्थान पे हम लोग रहे। और अब की बार हम लोगों ने ये किया है कि जिन लोगों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हाइपरटेंशन और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको हम CHO के माध्यम से, जो अभी सर ने कहा था, कमिश्नर सर ने कहा था कि टेली मेडिसिन है, उसके माध्यम से हम लोगों को वहीं ये सुविधा दिलवाएं और लोगों को वहाँ इंटीरियर से यहाँ आने की आवश्यकता न पड़े। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि पहले हम लोगों को स्क्रीन भी करें। स्क्रीन करने के साथ साथ एक हमारा परसेंटेज होता है, एक रेशियो होता है कि अगर 100 व्यक्ति हमने देखे तो कम से कम 7 लोग ऐसे निकलेंगे उसमें जिनको डायबिटीज़ होगी ही होगी, और लगभग 24 से 25% लोग ऐसे होंगे जिनको हाइपरटेंशन होगा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा आंकड़ा अपने नीचे के लोगों को ओरिएंट करते हुए, समझाते हुए, हम लोगों ने अब की बार ये प्रयास किया है कि जो भी
CHO जहाँ जहाँ पोस्टेड हैं, जो भी ANM पोस्टेड हैं, वो पहले ये लॉजिस्टिक्स के माध्यम से पहले ये कंफर्म करेंगी कि किस व्यक्ति को क्या परेशानी है, और उसको इन्यूमरेट करते हुए उस पेशेंट को हम लोग अपने लिस्ट में लेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि दवाओं की कोई कमी नहीं है और ये दवाएं और सारी सुविधाएं हम लोग उसी स्थान पर लोगों को उपलब्ध कराएंगे। सर, अगला सवाल मेरा महिलाओं से जुड़ा हुआ है। एक दौर था जब महिलाएं घर पे ही जो प्रसव है वो कराया जाता था महिलाओं का, और ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता था। कई महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो अस्पताल पहुँचें, सुरक्षित तरीके से उनका प्रसव हो सके, इसको लेकर क्या कुछ सुनिश्चित किया जा रहा है? जी, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर मदर और बच्चे का अगर हेल्थ सही है तो आप एक स्वस्थ समाज को स्वस्थ समाज बनाने में एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। इसी चीज़ को अगर देखा जाए तो हम लोगों ने प्रयास, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से GSY जो स्टार्ट हुआ वो 2005 और 6 में स्टार्ट हुआ। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ये प्रयास था कि प्रत्येक महिला का जो प्रसव है वो घर पर या अनट्रेन्ड व्यक्ति के द्वारा ना हो, जिससे कि बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं। उसके लिए कोशिश की गई कि हम लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की तरफ जाएँ। इंस्टीट्यूशनल का मतलब था कि हम लोग अस्पताल में और किसी भी एक अच्छी जगह पर जहाँ पे ट्रेंड लोग हों, ट्रेंड स्टाफ हो, तो वहाँ ये चीज़ें कराएं। तो हमने अपनी तरफ से ये प्रयास करके, और इसमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिला 108 एम्बुलेंस का। 108 एम्बुलेंस जो है वो 24 घंटे 24/7 हर जगह उपलब्ध रहती है। और इसमें कहीं थोड़ा थोड़ा अगर दिक्कत आती है तो वो ये आती है कि कभी कभी हम लोग या तो जानकारी ना होने की वजह से आज भी, या तो इंटीरियर में लोगों को जानकारी नहीं है कि किस तरीके से 108 को कॉल करना है, या कभी कभी ये होता है कि रात में हम लोग थोड़ा सा किसी भी परेशानी को देख के हिचक जाते हैं और ये सोचते हैं कि पहले रात गुजर जाए उसके बाद लेके जाएंगे। इस तरह की जो एक थोड़ी सी हमारी एक लापरवाही वाली प्रवृत्ति होती है, उसको हमें थोड़ा सा हटाना होगा, सोचना होगा कि पहले हम आशा को बुला लें, और आशा को बुला के हम लोग कम से कम ये कराएं कि उसको हम एक दिन पहले या 2 दिन पहले उसको हम महिला को 102 108 जो भी पॉसिबल हो उससे हम उसको जिला अस्पताल पहुंचाएं। और जिला अस्पताल में ही उनका एक जिला अस्पताल है, CSC है या FRU है, जहाँ पे हमारा ट्रेंड स्टाफ है, वहाँ पर ये डिलीवरी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने जो टारगेट अचीव किया वो लगभग 36,000 से ज़्यादा का टारगेट था। और अब की बार हम लोग सोच रहे हैं कि जितना भी एक हमने प्लानिंग की है कि एक आशा के क्षेत्र में जितनी भी गर्भवती महिलाओं की संख्या होती है उन सभी को हम लोग रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के साथ साथ हर महिला का ध्यान रखते हुए और उसको टारगेट को हटाते हुए हर महिला को हम लोग इंस्टीट्यूशन तक लेके आएँ और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देते हुए IMR को कम करने का प्रयास करें। सर, आयुष्मान योजना जो है वो गरीबों, वंचितों और बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार की एक शानदार योजना है। अब अगर बांदा की बात करें तो इस योजना का लाभ जो तमाम ज़रूरतमंद लोग हैं, क्या उनके तक पहुंच रही है और उसे सुनिश्चित कैसे किया जा रहा है? जी, देखिए आयुष्मान गोल्डन कार्ड जो है वो बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, और इस योजना को लेकर हम लोग अभी भी प्रयासरत हैं। हमारा प्रयास यही होता है कि हम लोग टीम के माध्यम से, आशा के माध्यम से उनको हम लोग अपडेटेड लिस्ट देते हैं, और जो कैटेगरी है उसमें 9 कैटेगरी के लोग हैं। उसमें जैसे कि BPL के लोग हैं, अंत्योदय कार्ड वाले हैं, आशा की कैटेगरी है, और हमारी जो आशा आंगनबाड़ी की कैटेगरी है, सहायिका की कैटेगरी है। इस प्रकार से कई सारी 9 कैटेगरी होती हैं। उस 9 कैटेगरी को हम लोग कवर करते हैं। तो यूजुअली ये होता है कि हम लोग अपने CHO के माध्यम से या हमारी ट्रेंड जो आशा संगिनी है या हमारी ANM है उनके माध्यम से हम कार्ड बनवाने का प्रयास करते हैं। और अभी तक ये है कि हमने अभी जो हमारे यहाँ 1,97,000 फैमिलीज़ का जो टारगेट था उसके सापेक्ष हम लोगों ने लगभग हमने 60% के आसपास फैमिलीज़ कवर की और लगभग 5,54,000 लोगों के कार्ड बनाए हैं। इसमें बहुत आवश्यकता इस बात की होती है कि हमें जो थोड़ा सा इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो भी मिलना थोड़ा सा आवश्यक होता है। उसके लिए भी हमने प्रशासन से बात की तो उन्होंने भी हमें हेल्प की। तो उसमें क्या है कि हम लोग जैसे राशन डीलर्स हैं वहाँ पर उनके मार्फत लोगों को मोबिलाइज कराते हैं, और मोबिलाइज करने के बाद फिर उनकी कार्ड हम लोग बनाते हैं। तो ये प्रयास हमारा चल रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमें 52,000 लोगों का टारगेट मिला था कि हमें CIG का जो हमें एक टारगेट दिया गया कि 70 से ऊपर के जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ वो लगभग 52,000 हैं। उन 52,000 लोगों के कार्ड बनाना अति आवश्यक है, जबकि 70 के बाद लोगों की कभी फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, कभी कुछ और प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह, या कभी ऐसा होता है कि उनके आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कार्ड बनाना मुश्किल भी होता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कर्मचारियों ने बेनिफिशियरी के हिसाब से या फिर OTP के हिसाब से
तो वो 2 तरीके से जो कार्ड बनता है उसमें हम लोगों ने प्रयास करके लगभग 26,000 लोगों के कार्ड अब तक बना दिए हैं। और अभी हमारा प्रयास ये है कि हम लोग अगस्त से पहले पहले इस पूरे टारगेट को पूरा कर लें और हम इसी पथ पे चल रहे हैं। बिल्कुल। सर, अगर बात की जाए तमाम जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अगर ईमानदारी से कहूँ तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना विकास के बारे में हम सोच नहीं सकते। भले ही हम अस्पताल बना लें, सामुदायिक केंद्र बना लें, लेकिन जब तक वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो आम लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं, तब तक उनका कोई फ़ायदा नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर बांदा की अगर बात करें तो क्या ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है? जी, देखिए ज़मीनी स्तर पर जो काम हो रहा है, क्योंकि आप अच्छे से ये देख सकते हैं कि जो भी हमारा जो डाटाज निकल के आते हैं 1 साल के बाद में, कि हमने अपने किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या कार्य किया है, और जो हर महीने हम लोगों की जो रिव्यू बैठक होती है उसमें जो हम लोग रिपोर्ट्स लेते हैं, अगर वो पिछले के कंपैरिजन में अगर अच्छी है तो हमें पता लगता है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। जहाँ पर कोई कमियाँ होती हैं तो उसके लिए हमें स्ट्रेटजी को चेंज करने का और बदलने की आवश्यकता होती है। तो मेरा प्रयास यही था कि कम से कम गरीब महिलाओं को, जो गरीब आदमी हैं जिन्हें बहुत आवश्यकता है, वो लोग अपने पास के अस्पताल में जाएं और वहाँ इस सुविधा का लाभ ले सकें। तो इस प्रकार से मेरी कोशिश यही थी कि मैं एमएमआर को भी कम कर सकूं, लोगों को सुविधा भी दे सकें और हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक कर सकें। इसी के क्रम में हमने महुआ अपना जो लेबर पॉइंट था उसको भी ठीक कराया, और इसी तरीके से जो हमारे अन्य अस्पताल थे वहाँ पर भी इन चीज़ों को ठीक कराने के बाद आज सारी व्यवस्थाएं हमारी लगभग गर्मी में वो भी ठीक चल रही हैं और हम लोग सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है योजनाओं को खासतौर से ग्रामीणों तक पहुंचाने का, उनका जो लाभ है उसके बारे में बताने को लेकर। और ज़्यादातर जो योजनाएं हैं वो इसी तरीके के ग्रामीण लोगों के लिए या आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए आती हैं। इसको कैसे आप लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन तमाम ग्रामीणों तक इसका जो लाभ है वो पहुँचाया जा सके, उन्हें जागरूक किया जा सके? देखिए, कई सारी चीज़ें हैं। जो हेल्थ का जो विषय है वो केवल एक ही डिपार्टमेंट का नहीं होता, उस पर हमारा ICDS भी हमें हेल्प करता है आंगनबाड़ी के माध्यम से। और जो प्रधान हैं वो हमारी VHSND जो कार्यक्रम होता है उस समिति के भी वो अध्यक्ष होते हैं। ये उनका भी एक दायित्व होता है कि वो वहाँ जो टीकाकरण होता है उन लोगों को हेल्प कर सकें, उन लोगों को कम से कम मोटिवेट कर सकें। ज़्यादातर ये स्थिति आती है कि हम टीकाकरण के लिए या ANC के लिए या फैमिली प्लानिंग की सुविधा के लिए जब जाते हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि हमारी आशा या हमारे किसी हेल्थ वर्कर के द्वारा पूर्व में जो सूचनाएं नहीं दी जा रही थी, अब उनको सुनिश्चित किया जा रहा है। हमने एक बुलावा पर्ची यहाँ पर एक बनाई है, जिसमें कि जब टीकाकरण का सत्र लगेगा तो वो कम से कम 1 से 2 दिन पहले जाके सभी लाभार्थियों को वो सूची देंगे, वो जो पर्ची है वो देंगे। उस पर्ची के हिसाब से वो लोगों को ये भी बताएंगे कि किस दिन वो टीकाकरण होगा और कहाँ होगा, तो जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी लाभार्थी उस दिन बचे नहीं। और सभी लोगों को टीका लगाने के लिए हम लोग प्रधानों के माध्यम से, जो वहाँ के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन लोगों के माध्यम से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वो मोटिवेट हों और टीकाकरण का लाभ ले सकें। सर, ग्रामीण महिलाओं में HRP यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की जो समस्या है वो देखा जाता है, और ये HRP बांदा में कई ज़्यादा थी। क्या अब इसमें कमी आई है और क्या कुछ किया जा रहा है इस दिशा की ओर? जी देखिए, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें कार्यक्रम चलता है PMSMA, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसके तहत हमारे यहाँ महीने में 4 ऐसे दिन होते हैं जिसमें कि हम लोग विशेषतः ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं उन सभी को 108 के माध्यम से बुलाते हैं, उनके सभी ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड जांच भी करवाते हैं। ये अल्ट्रासाउंड जांच पूरे गर्भकाल में 3 बार होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में। इसमें यह होता है कि हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं और इससे हमें बच्चे की वेलबींग और महिला की क्या सिचुएशन है वो पता लगती है। तो इस स्थिति में हम लोग ये होता है कि हम लोग PMSMA के माध्यम से जो HRP हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो HRP का कॉज आता है 52% उसमें एनीमिया होता है। तो इसके साथ साथ हम लोगों का प्रयास ये भी रहेगा कि इसमें जो HRP महिलाएं उन प्रत्येक महिलाओं को हम रजिस्टर कर सकें, और जिनमें खून की कमी है उनको हम आयरन सुक्रोज और एक हमारा कार्बोक्सी माल्टोज, इस प्रकार का एक इंजेक्शन आया है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग लास्ट ट्राइमेस्टर में कमी होने पर ये इंजेक्शन उनको हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की निगरानी में देख सकते हैं। तो हम इसका भी प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रत्येक व्यक्ति को रजिस्टर कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता है ताकि लोगों को जाना जा सके। सर, एक और बड़ी समस्या होती है ग्रामीण क्षेत्रों की, जब हम बात करते हैं झोला छाप डॉक्टरों की, और कई ऐसे केसेस है जहां पर देखा गया है कि इन डॉक्टर्स ने बड़े बड़े ऑपरेशंस भी कर दिए हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज करने का दावा भी करते हैं। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को लेकर यहाँ पर क्या तैयारी की जा रही है, क्या एक्शन ऐसे लोगों के खिलाफ लिया जाता है? देखिए, झोला छाप का जो इशू है
वो एक डिफरेंट इशू है, थोड़ा सा बड़ा इशू है, एक सोशल इविल के रूप में भी है। तो हम लोग अपनी तरफ से तो प्रयास ये करते हैं कि हमारी जो टीम जाती है वो यूजुअली हर जगह हर ब्लॉक में जाती है, और स्पेशली क्या होता है कि जब केसेस ख़राब होते हैं तो उनकी भी शिकायतें मरीज के तीमारदारों द्वारा वो प्रशासन को की जाती हैं, हमें की जाती हैं, IGRS पर डाली जाती हैं, तो हम उनको भी इंटरटेन करते हैं। जब हमें ये लगता है कि कोई झोला छाप वास्तव में बिल्कुल ऐसा है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है और वो अनावश्यक रूप से लोगों को जोपटाइज कर रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमने FIR भी लॉन्च कराई, जिसमें कि पिछले वर्ष लगभग 22 लोगों की FIR मैंने कराई, और इसमें करीब 57 हॉस्पिटल्स बंद कराए गए। और अभी भी लास्ट टाइम हमने विसंडा में एक केस किया था, तो उसमें भी हमने आदर्श पॉलीक्लिनिक करके था, उसको भी हमने सीज किया और उसकी FIR भी हुई, और FIR होने के बाद वो आजकल केस हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें करने का पर्पज़ यही है कि गलत तरीके से जो प्रैक्टिस की जाती है वो ना हो, और जनता को कम से कम ये पता रहे कि हमें जाना कहाँ है सही तरीके से, और किसी के बहकावे में आके या कम खर्चे का लालच दे के कोई कराता है तो वो गलत है, और आपको एक क्वालिफाइड व्यक्ति के पास ही जाना है यदि जान बचानी है। सर, एक समय ऐसा भी था जब बांदा में मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाकी जगहों से जाते ही रेफर कर दिया जाता था। आप जिला अस्पताल चले जाइए या फिर मेडिकल कॉलेज खुल गया है आप वहाँ चले जाइए, मतलब जो काम PHC जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके लिए बनाए गए थे वो अपना काम नहीं कर रहे थे। अब इस पर किस तरीके से आप जो है लगाम लगा रहे हैं? ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था इस उसमें भी में कि हम लोग हमारा जो इंटर फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन है एम्बुलेंस का 108 का वो कैसा है, हम लोग क्या सुविधाएं जिला अस्पताल में दे पा रहे हैं, क्या सुविधाएं हम लोग मेडिकल कॉलेज में दे पा रहे हैं, इसका हम लोगों ने एक डाटा जुटाया। ये डाटा हम लोगों ने मार्च अप्रैल से लिया, और मैं एक बताना चाहूँगा कि डाटा में ये था कि ऐसे पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता था किसी भी कारण से, या तो वो ये था कि अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो कभी कभी उनके जो परिजन होते हैं वो वायलेट हो जाते हैं, इस डर को लेके, या कभी कभी ये होता था कि हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे पेशेंट को लेके। ऐसी चीज़ों पे थोड़ा सा हमने इस पर बात की, कन्वर्सेशन किया डॉक्टर से और प्रिंसिपल साहब से, तो पता लगा कि मार्च में जो हमारे 254 पेशेंट हमारे जो रेफ़र हुए थे, जो कानपुर गए, इलाहाबाद गए, झांसी गए, बनारस गए, उन पेशेंट्स को हमने जब ये ऑडिट करवाना शुरू किया कि क्या वास्तव में वही पेशेंट यहाँ से रेफ़र किए जा रहे हैं जिनका ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो पता लगा कि हमने मार्च के कंपैरिजन में जो अप्रैल का डाटा निकाला तो उसमें 13% की गिरावट थी, लगभग 31 लोग उसमें से कम हुए। और अगेन जब उस डाटा का हमने दोबारा से कंपैरिजन किया तो अप्रैल में जाने के बाद जब मई में हम लोग आए तो मई में हमने वो देखा कि करीब 171 लोग कम हुए, लगभग 43% डाटा हमारा गिरा। तो कहने का मतलब ये था कि हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को अनावश्यक रूप से यहाँ से रेफ़र न किया जाए, ताकि मरीज को दिक्कत ना हो, उसको कोई समस्या ना हो, और जितनी चीज़ें यहाँ की जा सकती हैं उसको हम बेटर तरीके से कर सकें। सर, अगर बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पर जो अस्पताल हैं उस पर सबकी नज़र होती है, और नियम कानून से वो चल रहे हैं या नहीं इस पर सबकी निगाह होती है। हालांकि वहाँ पर भी कमियां पाई जाती हैं, लेकिन अगर आप देखें ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई अस्पताल खुल रहे हैं, पर इसमें से कितने सही अस्पताल हैं, कौन से संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, इस पर किस तरीके से आप लोग नज़र रखते हैं और क्या एक्शन ले रहे हैं? जी देखिए, इसमें एक जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में ये स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि जो 50 बेड से कम के हॉस्पिटल्स हैं उनकी अपनी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मेडिकल स्टाफ को, अपना पैरामेडिकल स्टाफ को, उनका सारा जो डिटेल है, और इसके अलावा जो उनको आवश्यकताएं जैसे बायोमेडिकल वेस्ट, उनको आवश्यकता होती है एक सर्टिफिकेट लेने की कि उनको फायर का NOC भी लेना पड़ता है। तो ये जितने भी हमारे जो पॉइंट्स हैं, इन मानकों को पूरा करने के बाद ही जब वो ऑनलाइन हम लोगों को अप्लाई करते हैं तो हमारी टीम वहाँ जाकर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करती है, और फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद में जो वो चीज़ें ठीक पाई जाती हैं तभी उनको ये कहा जाता है। जो 50 से ऊपर के हॉस्पिटल्स हैं उसमें सारी जिम्मेदारी जो होती है वो हमारे स्वास्थ्य विभाग की होती है, और हम उसको तभी अलाउ कर पाते हैं जब उसमें सारी जो NOCs हैं, सारे मानक और औपचारिकताएँ पूरी हों। उसके अलावा हम लोग नहीं करते हैं। और अभी जहाँ हॉस्पिटल्स खुले हैं उनका भी हम कभी कभी टाइमली उसमें कभी कभी जाकर हम उसका इंस्पेक्शन करवाते हैं, और ये भी देखते हैं क्या हमारे जो हमें औपचारिकताओं के रूप में जो रिकॉर्ड दिया गया था उसी रिकॉर्ड के मुताबिक काम हो रहा है, कोई इस प्रकार की कोई अनियमितता तो नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग अपने स्तर से रेगुलरली करते हैं।
विजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने Thank के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी ज़िले या प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं उनके कंधों पर तो ये जिम्मेदारी होती ही है कि वहाँ का विकास हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे और आपके जैसे होते हैं, आम जनता के बीच से निकले होते हैं, लेकिन वो इस जिम्मेदारी को उठाते हैं और बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाते भी हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं जो अब हमारे बीच आने वाले हैं, श्री उमाशंकर पांडे जी। उमाशंकर जी, बीते कई सालों से आप जल संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं, जल योद्धा भी कहा जाता है आपको। आपके इन प्रयासों से बुंदेलखंड की अगर बात करें तो कितना बदलाव आया है? बुंदेलखंड में मेरे प्रयास से नहीं, हम सबके प्रयासों से। मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये वही बुंदेलखंड है जहाँ मालगाड़ी में पानी आने की बात दिल्ली से होती थी। किसानों ने वर्षा की बूंदों को अपने खेत में रोका, मिट्टी को रोका, और आज ये कह सकता हूं कि बुंदेलखंड के चित्रकूट से, बांदा से मालगाड़ी में धान दिल्ली जा रहा है, और वो भी बासमती। ये भी कह सकता हूं कि बांदा से चित्रकूट रोज सवारी ट्रेन में पानी जाता था 15 साल पहले, और आज उसी राजापुर, मानिकपुर, पाठा के इलाके से 25 लाख कुंटल धान उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीदा है 5 सालों में। मैं चाहूंगी जरा एक बार जोरदार तालियां हो। तो ये जो प्रयास हैं ये सबके हैं। किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे लाखों व्यक्ति का हाथ होता है, व्यक्ति कभी अकेले सफल नहीं हो सकता। तो एक तो बात यह है कि राज, समाज, सरकार और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, इस सब का सहयोग होता है। इसलिए मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मेरे द्वारा कुछ हुआ है। मेरा तो जल संरक्षण की दिशा में समुद्र में एक बूंद के बराबर सहयोग है। सर, युवा जो होता है वो किसी भी राष्ट्र की ताकत होता है। आपको क्या लगता है युवाओं को कैसे इस ओर जागरूक किया जाए? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है, और इस देश की 1857 की क्रांति में 16 साल के राम प्रसाद बिस्मिल, 17 साल का अशफाकुल्ला खां, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, 26 साल का मंगल पांडे और 28 साल का चंद्रशेखर आजाद बलिदान हुआ था। बदलाव की लहर जब आएगी, युवा ही सहयोग करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, उनका अनुभव होता है। अनुभव बाजार में नहीं मिलता है, अनुभव तो काम करने से मिलेगा, और सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। हमें बुंदेलखंड में जल संरक्षण के लिए, वृक्षारोपण के लिए, जहर मुक्त खेती के लिए, स्किल्ड के लिए खुद युवाओं को प्रेरित करना होगा, और गांव-गांव जाकर के हमें इस दिशा में प्रयास करना होगा। सर, तालाब यहाँ की संस्कृति रही है, लेकिन अब जो तालाब हैं वो खाली हैं। बुंदेलखंड में दुख में, सुख में, उत्सव में, दंड में तालाब बनते थे। पूरे भारत में सर्वाधिक नदियां बुंदेलखंड में हैं। केन है, बेतवा है, बागे है, चंबल है, यमुना है, दसान है, कर्णवती है। भारत की सबसे सुंदर नदी केन है। जहां सजर पत्थर पाया जाता था उसके ऊपर हीरा पाया जाता था। पन्ना के इलाके में चले जाइए। हमें वर्षा के पानी को, मेरा जैसे नारा है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस वर्ष हर किसान जो अपने खेत पर मेड़ बनाएगा उन्हें पैसा मिलेगा, और पिछले साल उन्होंने 1 करोड़ रुपया किसानों को प्रदेश में दिया भी है। इस छोटे से प्रयास को, जो गिलहरी का प्रयास था, उस प्रयास को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात के कार्यक्रम में भी लिया। हम गांव में लगभग हर गांव में तालाब है, कुएं हर गांव में है। तालाब की खूबसूरती पानी से है, कंक्रीट से नहीं है। सोने का भी नल हो, किसी काम का नहीं, पानी ना रहा हो। कुछ युवाओं को युवक मंगल दल बना के, नेहरू युवा केंद्र बना के, सामाजिक चेतना ला के
हर गांव में पहले अपनी सफाई खुद करते थे। 50 वर्ष पहले तालाब की सफाई करते थे, कुएं की सफाई करते थे और उनमें पानी भरते थे। तालाब है लेकिन उसके अगल बगल पानी जाने के रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। सरकार तालाब बना सकती है, पानी नहीं भर सकती, ये समुदाय का काम है। बुंदेलखंड में ऐसी तकनीक है पानी को लेकर, वो कहीं नहीं है। पहाड़ के ऊपर तालाब बना हुआ है, कालीजर में वाटर रिसोर्स सेंटर कुआं बना हुआ है। और हाउ दिस वाटर टेक्निक इन इंडिया, हाउ दिस वाटर टेक्निक इन इंजीनियरिंग, एक ऐसी विधा कि जमीन के नीचे का पानी गायब है पर किले के ऊपर पानी है। झांसी के तालबेट पे जाइए, तालबेट किले पर तो पानी है, तालबेट में नीचे पानी नहीं है। ऐसी विधि दुनिया का कोई वैज्ञानिक बादल नहीं बना सकता, बादल ला नहीं सकता, बादल को दो भागों में नहीं बांट सकता। लेकिन मेरे भारत के पुरखे संगीत से भी पानी बरसा लेते थे। सर, आपको क्या लगता है ऐसी क्या वजह है कि जल संरक्षण को लेकर बुंदेलखंड में कोई जन आंदोलन नहीं खड़ा हो रहा है? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे हम जीवन बीमा करते उसे जल बीमा करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एक जिला और एक नदी का एक नया प्रयोग आया है और अच्छा है। हमारे यहाँ की एक नदी बांदा की ली गई है और उस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। बदलाव आएगा। बड़ा देश है, 140 करोड़ व्यक्ति हैं, धीरे धीरे बड़े काम हैं। बदलाव एक दिन में नहीं आता पर एक दिन जरूर आता है। हमें थोड़ा सा गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। मेरा जिला है, प्यासा कुएं के पास जाता था, कुआं प्यासे के पास नहीं आता था। हमें पानी को आदर देना होगा। जल जगदीश है, पानी परमात्मा है, पानी परमेश्वर है। सर, बुंदेलखंड में भूजल की कमी हमेशा रहती है परंपरागत रूप से, लेकिन अब स्थिति जो है वो बदली है। क्या आपको लगता है अब लोगों की सोच में, नजरिए में भी बदलाव आया है? बहुत अधिक। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि किसानों ने हर ब्लॉक पे अगर पता लगाया जाए तो मेरे पास जो रिकॉर्ड है 25,000 किसानों ने अपने खेत पर मेड़बंदी की है। ये सरकार का रिकॉर्ड है पिछले 5 वर्षों का। तो ये जो पानी बरसता है, मिट्टी नहीं बरसती। उपजाऊ मिट्टी बनने में 1,000 साल लगता है। तो खेत का पानी खेत में, खेत की मिट्टी खेत में, घर का पानी घर में, गांव का पानी तालाब में और जंगल का पानी जंगल में। सर, एक और ज़रूरी सवाल कि जल संरक्षण की हम लोग लगातार बात करें, क्या लोगों को ये समझना होगा कि अगर जल संरक्षण होता है तो वो हमारे और आपके जैसे लोगों के आने वाले भविष्य के लिए भी बेहतर है? हम सभी उसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसानों के लिए जल संरक्षण हो रहा है या किसी एक खास वर्ग के लिए। इस बात को समझना कितना ज़रूरी है? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा वित्त मंत्री पानी है, मानसून है। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि दुनिया में पहला केप टाउन है जहां से पानी, पहला शहर है जहां पानी नहीं है, लेकिन आखिरी नहीं है। चेन्नई में पानी नहीं, बेंगलोर में पानी नहीं, मद्रास में पानी नहीं, दिल्ली में पानी नहीं, भारत के 31 शहरों में पानी नहीं है। हमें पानी को बचाना होगा। जब हम माँ के गर्भ में थे पानी में थे, बाहर आए तो पानी से नहवाए गए, चिता पे रखे जाएंगे तो पानी की परिक्रमा होगी, राख बनी की तो कहाँ डाली जाएगी? पानी में डाली जाएगी। तो ये जो भवन बना, ये लोहा सीमेंट ने नहीं बनाया, माध्यम पानी ने बनाया। आंखों का पानी खत्म, अंधे हो जाएंगे, दिमाग का पानी खत्म, पागल हो जाएंगे। और शरीर में जब पानी कम होता है तो पानी चढ़ाया जाता है। ये जो कंप्यूटर की मेमोरी आई, ये पानी से आई। मोबाइल की मेमोरी आई, किससे आई? पानी से आई। किलोमीटर किससे आया? पानी से आया। किलोमीटर किससे आया? पानी से आया। सबसे प्राचीन चिकित्सा कौन है? जल चिकित्सा है। यातायात का प्राचीन साधन पानी है। तो गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भले ही 10 दिन का भोजन ना हो, पर 50 साल पुराना जल उसके पास होगा, क्योंकि उसके पुरखे तीर्थ गए होंगे और जल लाए होंगे। ये जल विषय बड़ा विषय है। आज मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, 1 ट्रिलियन जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसके लिए बांदा के महारानी दुर्गावती के सभागार में हम सबको बांदा वासियों को बुलाया है। मैं पूरी तरीके से आप सबका, मीडिया से जुड़े व्यक्तियों का अभिनंदन करता हूं। अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय को मैंने सुना, सीएमओ साहब को सुना, अपर पुलिस अधीक्षक जी को सुना, और भी हम सब यहाँ के जो प्रगतिशील किसान हैं,
जो बहनें हैं, भाई हैं, नौजवान पीढ़ी है, उनको सबको सुनेंगे। एक अच्छा प्रयास है। सर एक आखिरी सवाल है आपसे कि बुंदेलखंड में जल संरक्षण को लेकर आप तो काम कर रहे हैं, आप जैसे कई ऐसे लोग हैं, लेकिन अभी और भी क्या कुछ किया जाना चाहिए जिससे ये जो समस्या है यहाँ पर खत्म हो जाए? देखिए, हमको नई तकनीक और पुरानी तकनीक, दुनिया में जल का कोई विश्वविद्यालय नहीं है, वाटर म्यूजियम नहीं है, वाटर लाइब्रेरी नहीं है। हमको बड़े सपने देखने होंगे। 1212 विश्वविद्यालय हैं, 53,000 डिग्री कॉलेज हैं, 12 लाख प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल हैं, लेकिन जल की तरफ हमें चलना होगा। मुझे विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने ऐसे प्रयास करने के लिए कहा था, और हम आशान्वित हैं, क्योंकि साहित्य बहुत जरूरी है, और जल का साहित्य, जल संस्कृति का साहित्य और जल की शिक्षा दी जानी चाहिए। सर एक और सवाल मेरा कि जिस तरीके से हम लोग जल संरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है, लोगों को ये समझना होगा कि सरकार भी प्रयास करे और हमें भी जो अपने तमाम प्रयास हैं वो करने होंगे। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तभी इस समस्या से जो है छुटकारा मिल सकता है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जो पुरखों के जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके थे। पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, पानी बचाना समाज का काम है। मैं बार बार हर मंचों पे कहता हूं, क्योंकि उपभोक्ता समाज है। तो हम सबको, महाराज भागीरथ हो या माता अनसुईया हो, महारानी दुर्गावती हो या महाराज भोज हो या अहिल्याबाई होलकर हो, जिन्होंने जल संरक्षण के लिए काम किया है, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सर जल संरक्षण को लेकर सिर्फ बुंदेलखंड की बात नहीं करेंगे, पूरे देश की बात करेंगे। इसको लेकर क्या आपको लगता है कि जो आंदोलन की बात हमने की, जिन प्रयासों की बात हमने की, वो होने चाहिए? पानी की पाठशालाएं हों। किसानों से मेरी प्रार्थना है कि वो दिन की सिंचाई की जगह रात को सिंचाई करें, क्योंकि दिन में सूर्य भगवान पानी को ले जाते हैं। और हम जो केमिकल है, फर्टिलाइजर है, इसका कम इस्तेमाल करें। 4 लाख करोड़ टन यूरिया, 3 लाख करोड़ टन डीएपी, 1 लाख करोड़ टन पोटास, 2 लाख करोड़ रुपया हमारा भारत का विदेश जा रहा है और जहर हो गया है। सर जन आंदोलन तो खूब होते हैं, लेकिन जल आंदोलन कब होगा? जल आंदोलन होगा, वो समय आ गया है और हो रहे हैं। बच्चे लोगों में जागरूकता आ रही है, शिक्षा विभाग अच्छा काम कर रहा है, सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो चूंकि एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं विश्वास है मुझको, ये वही जब मैं झोला लेके चलता था, लोग हंसते थे, मजाक करते थे, उपहास उड़ाते थे, मंचों से उतार देते थे। क्या नहीं झेला मैंने, कितनी निंदा नहीं झेली, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि मुझे अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बांदा के विभिन्न प्रकार के कार्यों का 100 बार में 4 बार की मन की बात में उल्लेख किया और 5वीं बार किला कालिंजर की चर्चा की। तो देखिए, वो होगा। हम जैसे व्यक्तियों को, जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो आशान्वित हैं। आप जैसे मीडिया के साथी हैं जो लगे हैं दिन रात। ये कुछ लोगों का काम होता है निंदा करना, कुछ लोगों का काम होता है उत्साह को बढ़ाना। हम इन युवा पीढ़ी को, इनमें ही भगत सिंह हैं, इनमें ही भगत सिंह हैं, इन्हीं में लक्ष्मीबाई है, इन्हीं में रामकृष्ण परमहंस हैं, इन्हीं में देश का सब कुछ, वैज्ञानिक, अभिनेता, आईएएस अफसर, ये सब युवा बैठे हैं। ये भारत का भविष्य यही है। हम कस्टोडियन हैं। हम इनको दे के क्या जा रहे हैं? पानी दे रहे हैं, पेड़ दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पहाड़ दे रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको दें। उमाशंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने। पेट्रोलियम ट्रैकर की विकास यात्रा में यूपी के जिले बांदा से बस इतना ही। अगली बार यूपी के किसी और जिले में आपसे फिर मुलाकात होगी।